नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से टारगेट इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मास्टर वीडियो लेके आया हूं, जिसके तहत गया जो 4th चैप्टर हमारा है, उसके हम सारे ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनमें जो टॉपिक होंगे जिन पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ और प्रतिरोध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम बारीकी से देखेंगे। और जो बार बार रिपीट होते हैं उनको भी उन क्वेश्चंस को भी मैं कवर करूँगा इसमें। जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, या तो थ्योरेटिकल हैं या फिर कैलकुलेटिव हैं, आप उन क्वेश्चंस को करने में सक्षम होंगे। बाकी ये मास्टर वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप थोड़ा धैर्य बना के इसे पढ़िएगा और आपके रिवीजन में काफ़ी सहायक होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे कॉपर का जो है कि सिंबल क्या होता है और उसके जो सेल्स कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन में। देखिए, ये हमारा कॉपर होता है, इसका जो सिंबल होता है उसको हम Cu से दिखाते हैं कॉपर को। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2, 8, 18 और 1 के फॉर्म में। पहली जो रहती है हमारी सेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फोर्थ सेल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और जो कॉपर है उसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। 29 को ही हम 2, 8, 18 और 1 में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरे कक्ष में दोस्तों 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दोस्तों बताऊं कि जो वायर्स होते हैं, जो हम अपने घरों में या फिर देखते हैं जो वायरिंग वगैरह होती है, उसमें कॉपर वायर आप सुनते हो कि भाई हमने कॉपर वायर लगाया है। वो हल्का सा रेडिश कलर का होता है, लाल रंग का हल्का सा होता है, वही हम यूज़ करते हैं जब घर में वायरिंग वगैरह होती है, या फिर आप खुद करते होंगे तो देखते होंगे, या फिर करवाया होगा अपने घर में। तो दोस्तों, इसकी वजह आप सोचते होंगे सर कॉपर ही क्यों लेते हैं। इसका एक ही जवाब है कि कॉपर इसलिए लेते हैं। कॉपर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है स्मूथली फ्लो होती है, आराम से चलती है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और फोर्थ सेल में यहाँ पे है, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, पहली बात। दूसरी चीज़, इसमें तान्यता होती है, इलास्टिसिटी होती है, जिससे कि अगर कभी अगर तार तनता है जब हम खींचते हैं तो उससे क्या होता है, वो टूटता नहीं है, उसे रजिस्ट कर पाता है। और दूसरी बात, जो हमारे हाई टेंशन वायर जाते हैं, आप देखते होंगे बड़े बड़े जो ऊपर ऊपर से मोटे मोटे तार जाते हैं, वो भी कॉपर के ही बने होते हैं। तो क्या होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, बहुत ज़्यादा पावर उससे निकलती है, जो बोल्ट हाई वोल्टेज रहता है उससे, तो हीट होता है। लेकिन जब ठंडा होता है तब भी उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होता, ठंडा गर्म होकर मैनेज करता रहता है। बाकी दूसरे भी जितने भी मेटल्स हमारे हैं अच्छे कंडक्टर हो सकते हैं, जैसे गोल्ड ही होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, उससे करंट बिल्कुल बिना रेजिस्टेंस के ही बहेगी। लेकिन आप सोने के बाद तार लगा देंगे तो लोग काट ले जाएंगे। कॉपर क्या सस्ता भी होता है, और जो केमिकल रिएक्शंस हो गए, जो इन्वायरमेंट से चीज़ें, उस पर ये झेल भी जाता है, इसलिए हम कॉपर यूज़ करते हैं। और अबेंडेंट मात्रा में मिलता भी हमें आसानी से। धरती में अगर आप जब खुदाई करते हैं तो कॉपर जो रॉ मटेरियल डायरेक्टली मिल जाता है, और उससे आप थोड़ा बहुत रिफाइन करके वायर के फॉर्म में बना पाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? ये पूछ रहे सेमीकंडक्टर मटेरियल के। देखिए, हमारे पास 3 तरह के मटेरियल होते हैं। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर होता है, अभी अभी हमने पढ़ा कंडक्टर के बारे में, कॉपर कंडक्टर ही पढ़ रहे थे जो कि धारा को कंडक्ट करेगा। सेमीकंडक्टर जो रहेगा वो मतलब कि प्योर कंडक्टर नहीं रहता, थोड़ा उसमें कंडक्टिविटी कम रहती है कंडक्टर के। और इंसुलेटर, इससे क्या है कि धारा बहेगी नहीं। तो इंसुलेटर में आपका वुड हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, इससे धारा नहीं बहती है। ठीक है, इसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है। सेमीकंडक्टर जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वो जर्मेनियम होता है और सिलिकॉन होता है। इनको हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जर्मेनियम इसका होगा।
और दोस्तों अगर आप और इसमें देखेंगे जर्मेनियम होता कैसे, जर्मेनियम अगर आप रॉ मटेरियल देखेंगे तो कुछ इस भाव से चट्टानी फॉर्म में रहता है। और इसका जो है कि अगर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर इसकी 32 होती है, 32 होती है। और इसका जो फॉर्मेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18, 4, कुछ इस प्रकार से होता है, 2, 8, 18, 18, 32, 32, कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न होता है। आप पढ़े होंगे उसमें केमिस्ट्री में। और जर्मेनियम का सिंबल Ge होता है। और इसका जो बाहरी कक्षा होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर मैं सिलिकॉन का नाम ले रहा था, सिलिकॉन का जो होता है एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का 14 होता है, 14 होता है। अगर आप इसको इस तरह दिखाएं, ऐसा ही यहाँ पे लिख देंगे। इसका जो पहला एक सेल हो गई, दूसरी सेल हो गई, अच्छा नहीं बनी है सेल लेकिन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और थर्ड सेल इस तरह हो गई, बिल्कुल हमारी कट नहीं होना, सिंपल बनेगा। थर्ड सेल इस तरह हो गई। तो जो हमारी पहली सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर दिया। दूसरे में 8 होंगे, इस तरह करके 5, 6, सिस्टमेटिक नहीं बना है, इसको हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं ना, 2, 8, 4, 10, 4, 14 हो जाएगा। और आखिरी में 4 होते हैं, इसमें भी 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बस यही दिखाना था कि इसके भी आउटर कक्षा में 4 है, जैसे कि जर्मेनियम होता है। तो दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता था, जर्मेनियम ने देके सिलिकॉन ऑप्शन में दे देता, इसलिए मैंने सिलिकॉन का किया, ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो अभी मैं बता रहा था कि मेटल में क्या होता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि मेटल अच्छा कंडक्टर क्यों होता है। देखिए ये कहते हैं फील्ड होता है, इसे हम कहते हैं बैलेंस बैंड बोलते हैं, बैलेंस बैंड बोलते हैं। आप पढ़ेंगे आगे चल के क्लासेस में तो उसमें आपको मिलेगा। और इसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। दो यहाँ पे बैंड दिए हुए हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब मेटल हमारा रहता है उसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके पड़ोसी से बाउंड्री ओवरलैप होती है, इस साइड से उस साइड जा पाते हैं, आप इधर से उधर ईजिली दे पाते हैं। तो ये पड़ोसी जो होता है हमारा, जो बैलेंस बैंड होता है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक उठेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा और बैलेंस बैंड में चला जाएगा, तब जाके कंडक्टिविटी होती है। तो इसमें मेटल में आसानी से हो जाती है। अगर यहाँ पे देख लिए जो सेमीकंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ जाने के लिए इसे थोड़ा सा ऊर्जा चाहिए होगी, कंडक्शन बैंड में जाने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा चाहिए होती है, तो सेमीकंडक्टर होता है। इसमें थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ी सी रुकावट आती है, बाधा आता है। जबकि इंसुलेटर जो वुड वगैरह लकड़ियाँ होती हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ईजी जाता नहीं है, बहुत रेयर केसेस में जाता है। और यहाँ पे थोड़ी सी फोर्स लगा के आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। नियन द्रव्यता संकेतक का एसी आपूर्ति जाते समय संकेत क्या होता है। जो नियॉन इंडिकेटर होता है उसको पूछ रहे हैं। इसका जो ऑप्शन सही होता है इसमें क्या, जब आप पोलैरिटी चेक करते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों एक ही साथ में जल रहे होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं नियॉन जो इंडिकेटर होता है, बहुत प्यारा डायग्राम है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार दोनों ग्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम बाई 500 वाट लैम्प फॉर 5 आवर। 500 वाट के लैम्प को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। जो घरों में आती है, जैसे बिल हमारे यहाँ आती है कि आपके भाई 100 यूनिट आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, आपने 150 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की। और जो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि 1 यूनिट की कितने रुपीज़ हमें पे करने हैं। 4 रुपीज़ होती है, 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन पे। आइए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 500 वाट का लैम्प है, 5 घंटा जलाते हैं तो कितनी यूनिट आएगी। चलिए इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है P इक्वल टू दिया हुआ है 500, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, और T इक्वल टू 5 हार्ट दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या है कि जो यूनिट निकालना हमें, एनर्जी यूनिट में निकालना है, तो यूनिट की जो होती है, यूनिट होती है, इकाई होती है किलो वाट हार लिखते हैं, इस तरह से इसकी यूनिट होती है। 1 यूनिट को हम किलो वाट हार लिख सकते हैं,
ठीक है, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं इस तरह। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास पावर और टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, पी और टी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। पी और टी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 वाट इंटू 5 हार, 5 घंटे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर आप कर देंगे तो 2500 आ जाएगा, 2500 वाट हार। और हमारा डिमांड क्या है, ऊपर किलो रखना है, किलो वाट हावर, तभी हम इसे यूनिट के फॉर्म में लिख पाएंगे। चलिए कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ होता है घरों में, जो बिल आती है इसी इसी फॉर्मूले से आती है। और आप जान सकते हैं कि 1000 को हम लिख सकते हैं 1 किलो, किलो के लिखाते हैं इसे, के को किलो बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इससे एक कट जाएगा, 2 इससे एक कट गया, इससे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, और फिर 10 से 25 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2.5, और इंटू 1000 इंटू वाट इंटू हार। ठीक है, ये मत कहिए सर 100 1000 से 1000 काट देना चाहिए था आपको। देखिए 1000 का अंश और हर में मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, इसे कट सकता था, लेकिन फिर काटने से कोई फ़ायदा तो निकलने, हमें कुछ इस तरह बनाना ना कि ऊपर लाना था, इसीलिए क्या किया हम कि इससे इसको कट के इसको एज इट इज़ रहने दिया, और हम 1000 को 1K लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.5 किलो वाट हार। ठीक है, और हमें ये पता है कि इसे क्या लिखते हैं, यूनिट बोलते हैं, तो इसे लिख देंगे 2.5 यूनिट, हमारा आंसर आ जाएगा। देख ली ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन डी। आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ से एक चीज़ और है, आपको यूनिट पता चल गई। ठीक है, आपको क्या पता चलेगा कि यूनिट आपकी 2.5 यूनिट आ रही है। ठीक है, 2.5 यूनिट आ रही है। तो इसको अगर बिल में पैसे पैसे निकाला रहा तो कैसे निकालते उसे बता रहा हूँ। एक दिन की यूनिट आई है, कितनी की दिन की आई है, 1 डे की आई है, आपने एक ही दिन में निकाला है, 5 घंटे का। अगर ये महीने का निकालना हुआ तो कितना, 2.5 इंटू 30, सॉरी इंटू 30, तो इसकी कितने दिन की आ जाएगी, ये 30 डेज़ की आ जाएगी, एक महीने की आ जाएगी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 75 यूनिट कितने दिन का आ गया, 30 दिन का आ गया। उसके बाद अगर आप एक यूनिट का, अगर इन्होंने कहा है कि एक यूनिट का भाई जी हम 5 रुपये लेंगे, 5 रुपीज़ 1 रुपये पर यूनिट का हमारा चार्ज है, पैसे चार्ज कर रही है, तो आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 में, 75 इंटू 5 रुपीज़, ये आपके रुपए आ जाएंगे, कितने रुपए लग रहे हैं, 5 5 25, 5 7 35 टू 37, 375 रुपये आ गए, आपको पे करने पड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। कुछ इस प्रकार से होता है। मैं क्वेश्चन इतना बड़ा पूछा नहीं था, बस इन्होंने ये पूछा था कि यूनिट बतानी थी, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके बता दिया, जैसे कि आप अपने घरों के बिल को जांच सकते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कैसे निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। What is the value of hot resistance of a bulb rated as 100 watt slash 250 volt? 100 वाट स्लैश 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का नाम का मान बताइए, क्या होगा। देखिए क्या है कि ये गर्म प्रतिरोध जो दे दिया ना आपको, बस ये है कि कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और प्रतिरोध कोई ठंडा गर्म से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही होता है। अब इसको निकालना कैसे है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे हमें पावर दे दिया है, पावर की वैल्यू दे दिया हमें 100 वॉट दिया है, ठीक, गुड, और वोल्टेज 250 दिया। हमें क्या निकालना है, यहाँ से आर निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या है कि हम जानते हैं P इक्वल टू होता है V इंटू आई, पावर बोलते हैं। देखिए और हमें आर निकालना, आर तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें ओम का लॉ पता है, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। और यहाँ पे I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई आर, ये हम लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे उस वैल्यू को I की जगह हम V बाई आर रख देते हैं। सर बोलेंगे सर आप ये क्यों किए, देखिए क्योंकि हमारे पास I पता नहीं था, हमें V पता है, इस रिलेशन से हम क्या किए, I को V बाई आर के फॉर्म में लिख दिए। R हमें फाइंड आउट भी करना है, और R था भी नहीं, और I भी हमें नहीं था, हमें नहीं पता था, तो ओम्स का लॉ लगा के, इसे ओम्स लॉ बोलते हैं, ओम्स का लॉ लगा के हम ये लिख सकते हैं। तो हमने ये लिखा और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, यहाँ पे P इक्वल्स टू है, R निकालना है, इसे मैं इधर लेके चला जाता हूँ, इसे नीचे लेके आता हूँ, तो V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा,
ये यहाँ चला गया और यहाँ आ गया, त्रिया गुणा कर लिया हमने। अब वैल्यू रख लेते हैं। v की वैल्यू कितनी है, 250 है। स्क्वायर मतलब 2 बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे 100 लिखना है क्योंकि वाट की वैल्यू दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ पावर का। इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो यहाँ से 25 गुणे 25 जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, आपको पता होगा स्क्वायर होता है 625 ओम आ जाएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये हॉट वायर है, हॉट रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 625 आ जाएगी। Which law state that in closed electrical circuit the applied voltage is equal to sum of the voltage drop? कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है? ये मतलब ये सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है, कौन सा लॉ ऐसा है जो सीधे सीधे बताता है कि अगर कोई क्लोज लूप बन रहा है, अगर कुछ क्लोज लूप इस तरह बन रहा है, अगर वहाँ पे लगा है, तो अगर आप पूरे को अगर वोल्टेज जैसे यहाँ पे V है, यहाँ पे V1 ड्रॉप हो रहा है, सबको ऐड करोगे तो जितना आपने यहाँ पे अप्लाई किया उतनी ही वैल्यू आएगी। ये कहना है इनका मतलब बंद परिपथ में। चलिए मैं दिखाता हूँ कौन सा लॉ है। और जो लॉ होता है इसे हम बोलते हैं, इस तरह से क्लोज लूप होल होता है, इसे केवीएल बोलते हैं, केवीएल। इसका हो जाए किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। और ऑप्शन यहाँ पे दो सही, डी सही होगा। इसे ये भी बोल सकते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ बोलते हैं। फर्स्ट लॉ जो होता है करंट लॉ होता है, सेकेंड लॉ होता है वोल्टेज लॉ होता है। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो वोल्टेज लॉ है एक लूप में लगता है, जो यहाँ पे इन्होंने पूछा था, और मैं इस पर डिटेल बारीकी से देखता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे वोल्टेज लगाया, यहाँ पे मान लीजिए एक रजिस्टर रहा होगा, इन्होंने दिखाया नहीं, मैं दिखा देता हूँ। रजिस्टर इस तरह रहा होगा, जब धारा बहेगी इससे, वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, जब आई यहाँ से जाएगी, जब आई इधर से जाएगी, जब आर से होके निकलेगी, यहाँ पे R1 ले लीजिए, R2 ले लीजिए, R3, जब आर से होके जाएगी तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो इनका सिंपल सा कहना था। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं पूरे इस चैप्टर में कन्वेंशन यूज़ करूँगा, आप तो जानते ही होंगे। इसे माइनस बोलते हैं, इसे प्लस बोलते हैं। बैटरी की पोलैरिटी, जो बड़ी वाली डंडी होती है उसे हमेशा प्लस लेते हैं, और छोटी वाली जो डंडी होती है बैटरी की उसे माइनस लेते हैं। और एक किस चीज़ को दिखाने के लिए ऐसी डंडी लेते हैं, ये जब डीसी वोल्टेज सप्लाई होता है, डीसी वोल्टेज सप्लाई रहता है, उस कंडीशन में ये हम लेते हैं। ठीक है, मतलब सोर्स जो रहेगा डीसी है, ठीक है, बैटरी वोटरी लगी है तब ऐसी कंडीशन। अगर यही एसी होगा, एसी होता तो इसे हम इस तरह दिखाते हैं, इस तरह दिखाते हैं, वी दिखाते हैं। ठीक है, फेजर होता है, एक ध्यान देने वाली बात है। जब यहाँ से चलेगी तो हम मान लेंगे कि जब पहले इस तरह प्लस माइनस इस तरह चलता रहता है, दूसरे टर्म में माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, माइनस, इस तरह वोल्टेज ड्रॉप रहता है। आप इधर से इस लूप में अगर आप वो लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे जो अभी इन्होंने बोला था, तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसको आप यहाँ से शुरू करिए, -V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू 0। यही कहने का इनका मतलब था। मतलब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से मैंने पहले स्टार्ट किया माइनस है इसलिए माइनस लिख लिया यहाँ पे। जब ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे आ गया, यहाँ प्लस पड़ा हमारे सामने हाथ में, तो प्लस V1 लिख लिया। यहाँ भी प्लस पड़ा सामने तो V2 लिख लिया। यहाँ भी प्लस पड़ा सामने तो V3 लिख लिया इक्वल्स टू 0। यही किरचॉफ बोलता है कि जो हमारा कोई लूप बन रहा है, उस लूप में सारे वोल्टेज का जोड़ जो होता है शून्य होता है, 0 होता है। अभी काम क्या करता हूँ, इसको V को उधर लेके चला जाता हूँ, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यही पूछा था। ओम्स लॉ को भी देख लेते हैं। ओम्स लॉ बताता है कि अगर यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू देखिए, वोल्टेज क्या करता है, करंट को मूव कराता है, और जो रजिस्टर होता है उसे अपोज करता है, फ्लो करने में रुकावट डालता है, बाधा डालता है। यही है ओम्स लॉ। कुछ अगर सर्किट फॉर्म में देखेंगे तो आपने वोल्टेज सप्लाई अप्लाई कर दी है, देखिए जैसे वोल्टेज यहाँ पे है, और ये क्या करेगा, करंट को मूव कराएगा, करंट इधर मूव करेगी। और रेजिस्टेंस का काम क्या रहता है, करंट को इजीली फ्लो नहीं करने देगा, ये ओम्स ने बताया था। अगर लेकिन एक चीज़ और बारीकी से देखिए, हम अमूमन पढ़ते हैं V इक्वल टू आई आर, ये क्या है, ओम्स लॉ है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप। कैसे देख सकते हैं, अभी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे प्लस V हो गया, यहाँ पे माइनस V, माइनस हो गया। ठीक है, हमने अभी थोड़ी पहले ही बताया था कि पोलैरिटी कैसे होती है। ये बैटरी के ये माइनस पोलैरिटी होगी, प्लस पोलैरिटीज होगी यहाँ पे इस तरह। आप इसमें लूप लगा लीजिए इस तरह, अभी केवीएल पढ़ाया था। ठीक है, शुरू करिए यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -V, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ से खड़ा होके। ठीक है, यहाँ से खड़ा होके -V, अब आगे बढ़ेंगे तो प्लस I इंटू R इक्वल्स टू 0।
तो V इक्वल्स टू हो जाएगा IR। ये ओम्स लॉ प्रूफ हो गया, ओम्स लॉ प्रूफ हो गया। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप रिसर्च में बिल्कुल घुसेंगे इसके तो एक चीज़ और, एक प्रॉपर्टी और इसकी होती है। पहले लेकिन I आया था, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V था, I से V आया था। जिसे कहते हैं ना अंडा आए कि मुर्गी पहले आया, तो पहले अंडा आया मुर्गी उसमें, लेकिन उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है ओम्स लॉ में पता है। अगर रिसर्च में करेंगे, आप रिसर्च में जाएंगे तो पहले धारा आती है, उसके बाद वोल्टेज आता है, ये ध्यान रखिएगा। इस पे क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, ये काफ़ी हाई लेवल की बात है, आप इतना बस ध्यान रखिए V इक्वल टू IR होता है। अगर लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, जो अगला ऑप्शन था उसमें लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंडक्टर है, इस तरह कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी होगी, प्रतिरोधकता होती है उस पर्टिकुलर जो मेटल रहेगा उसकी खुद की रहती है। और लेंथ यहाँ पे ले लो आप, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे आपने ए ले लिया, तो जो रेजिस्टेंस आता है निकाला गया था R इक्वल टू रो L बाई ए, और इसकी जो यूनिट होती है ओम होती है, और रेजिस्टेंस को इस प्रकार दिखाते हैं। इसके आगे आगे काम पड़ेगी, और रेजिस्टिविटी ही पे ही डिपेंड करेगा करंट कितना आसानी से उसके साथ फ्लो करेगी। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारा लकड़ी रहती है यहाँ पे, तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती, करंट फ्लो ही नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा वहाँ पे। वही मेटल रहेगा तो इसकी रेजिस्टिविटी कम रहेगी, तो आसानी से फ्लो करेगा। समझ गए होंगे? चलिए, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ ने कहा था, किरचॉफ ने बोला था, इनका फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का, इसे करंट लॉ भी बोलते हैं, इसे केसीएल बोलते हैं, केसीएल भी बोलते हैं, केसीएल। इसका क्या, इसे नोडल लॉ भी बोलते हैं, नोडल लॉ। क्यों बोलते हैं मैं दिखा दूंगा मैं। देखिए ये नोड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक करंट आ रही है, ये भी करंट आ रही है, यहाँ से करंट जा रही है, ये करंट जा रही है यहाँ से। तो इसमें कहा जाता है आने वाली करंट जितनी भी होती हैं उनका योग जाने वाली करंट के बराबर होता है। यही है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। याद रखिएगा, काम पड़ता है इनका। Calculate the power of the circuit of the two lamps rated as 200 watt / 240 volt are connected in series across 240 volt supply. 200 वाट / 240 के वोल्ट के दो लैम्प 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ कंडीशन इस तरह से है, दो लैम्प दिए हुए हैं, उनकी रेटिंग दे रखी है, उनको कह दिया है कि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं बैटरी से, ठीक है। इसकी वैल्यू इन्होंने 240 वोल्ट दे रखी है, और इनकी रेटिंग दे रखी है 200 वाट / 240 वोल्ट, 200 वाट / 240 वोल्ट। और कह रहे हैं कि इनका रेजिस्टेंस R है, क्योंकि दोनों सिमिलर है इसलिए R ले लेता हूँ। तो पावर की बात चलिए, अगर हम एक सिंगल लैम्प की पावर निकालें तो P इक्वल टू VI होता है। हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि V इक्वल टू IR होता है। यहाँ से I की वैल्यू निकाल ले जाऊँगा मैं, V बाई R हो जाएगा। यहाँ पे लाके पुटअप कर देता हूँ, तो V हो जाएगा V बाई R हो जाएगा। I की जगह हमने V बाई R रख दिया, तो P इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। यहाँ से R की वैल्यू निकल के आ जाएगी V स्क्वायर बाई R। नीचे इस लाइन को रहने दीजिए, अब सीधे P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R रख लीजिए, इक्वेशन 1 हो गया। और जो पावर लैम्प का कितना दे रखा है, 200 वाट दे रखा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास है, जो हमें निकालना है, टोटल पावर निकालना है सर्किट में। अगर आप सर्किट को देखो यहाँ से, तो सर्किट में दो रेजिस्टेंस हो गए अब, तो अगर अब पावर निकालनी रहेगी तो पावर का फार्मूला जस्ट बदल जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R की जगह 2R हो जाएगा। पहले एक सिंगल के देख रहे थे, जब अब पूरे सर्किट का देख रहे हैं पावर, तो हमें पता है कि जो V स्क्वायर बाई R है, V स्क्वायर बाई R है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 200 दे रखी है इक्वेशन 1 में, जो लैम्प की है 200/2, यहाँ से 100 वाट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर 100 वाट हो जाएगा। ये कंफ्यूज मत होना कि दो सीरीज में लैम्प दिए हुए हैं, इन्होंने लैम्प सीरीज में जोड़ा हुआ है, 200 वाट के हैं, तो दोनों जुड़ के आपस में 400 वाट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसकी जो टोटल पावर कैलकुलेशन इस मेथड से निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द equivalent resistance of this three resistor R1 R2 R3 are connected in this parallel circuit? यदि तीन प्रतिरोध R1 R2 और समांतर प्रतिपद में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार से है।
दो रजिस्टर को, तीन रजिस्टर कुछ इस तरह हैं जो समांतर क्रम में जुड़े होंगे। समांतर क्रम का मतलब ये होता है एक ही टर्मिनल से जुड़े होंगे। यहाँ से टर्मिनल यहाँ जुड़ा होगा, यहाँ पे बैटरी अपने वी लगा दी, वी बैटरी होगी प्लस माइनस, और यहाँ से आई करंट आ रही है, आई दो पार्ट तीन पार्ट में ब्रेक होगी, उनकी वैल्यू R1 R2, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग इसीलिए करंट अलग अलग बटेंगी। यहाँ पे नोड पे आके यहाँ पे नोड ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ। तो हमें पता है कि नोड ए और बी के बीच में जो वोल्टेज होगा सेम होगा, समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है। हमें पता है किरचॉफ करंट लॉ बताता है कि किसी नोड पे आने वाली सारी करंट जाने वाली सारी करंट के बराबर होती हैं, ये हमने जाना है। तो यहाँ पे आने वाली करंट आई है, आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों जुड़े रहेंगे आपस में। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वोल्टेज वी आ रहा है पूरा रेजिस्टेंस जो होता है उसको लेते हैं यहाँ पे, तो वी बाई आर टी हो जाएगा टोटल, मान लीजिए टी आर टी टोटल, और जो इसकी होगी यहाँ पे और ए और बी के बीच वोल्टेज वी हो जाएगा, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होते हैं। I1 की वैल्यू हो जाएगी वी अपन R1, वी अपन R1, दूसरे के लिए हो जाएगा वी अपन R2, दूसरा रजिस्टर वी अपन R3। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वी अपॉन आर टी हो जाएगा और यहाँ से वी कॉमन हो जाएगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। यहाँ से वी कट गया, तो यहाँ से आर टी लिखेंगे तो सिंपल सी बात है, आर टी अगर सिंपल एक निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। आप यहाँ देख सकते हैं इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यही दिया हुआ है। अगर यहीं पे हमारे दो रजिस्टर होते, तीन नहीं होते, तो जो आर टी है इसकी वैल्यू क्या हो जाती, मैं लेट लेके चल रहा हूँ, आर टी इक्वल टू जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आर टी इक्वल टू हो जाता है, अगर दो रहते तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पे जब आप लसर लेके एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकल के आता है 2 के लिए, मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं इसे। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द ओम मीटर अक्रॉस R2 रजिस्टर, ओम मीटर का पाठ्यक्रम खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे ओपन सर्किट दिया, मीटर दिया, रेजिस्टेंस R1 R2 दिया हुआ है, लेकिन हमको जो हमें निकालना है जो ओपन सर्किट R2 इसके क्रॉस निकालना है। मान लेट कर लीजिए कि इस तरह वायर आ रहा था, ये कंडक्टर था और यहाँ से धारा आ रही थी और हम यहाँ पे खोल दिए हैं, और यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकालने की, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस कितना ओम मीटर लगा के, रेजिस्टेंस इसके क्रॉस निकालने हैं ओम मीटर लगा के हम। तो देखिए क्या है कि जब ओपन हो जाएगा, जिसको पाथ मिलेगा नहीं इधर से इधर जाने के लिए, तो क्या होगा कि कभी आ पाएगा यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। जो एज इट इज, जैसे कि आप जा रहे हैं, नदी आ गई, नदी पे ब्रिज नहीं है तो क्या आप नदी पार कर पाएंगे, अगर पूरी उफान पे नदी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए भी अगर कोई गैप आ जाता है तो आपको पार नहीं कर पाता है, और जो रेजिस्टेंस इसके लिए इनफाइनाइट शो करेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनंत पाठ्यक्रम दिखाता है। What is the charge change in the resistance value of the conductor as its diameter is double? कोई रेजिस्टेंस अगर उसका डायमीटर डबल कर देते हैं तो क्या परिवर्तन होगा। आर इक्वल टू हम जानते हैं रो एल बाई ए, जानते ही हैं आप, और यहाँ पे एल जो होती है लेंथ होती है जो कंडक्टर है उसकी, और लंबाई होती है, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, उसका क्षेत्रफल होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होती है, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है, ठीक है। अब चलिए हम इसको करते हैं, अब थोड़ा सिंपलीफाई और करते हैं। आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होती है उसे पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या है, आर त्रिज्या रेडियस है, ठीक है, रेडियस है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इसे डायामीटर क्या होता है, डी इक्वल टू होता है 2r, तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा d/2, रख देते हैं लाके यहाँ पे, तो रो अपॉन एल अपॉन पाई डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर,
ये हो गया। अभी कह रहा है कि लेंथ वैसे ही रहने दीजिए, वो जो डायमीटर है एग्जीक्यूशन ही हो जाएगा, आर हो गया, ठीक है। अब केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 में ये कह रहा है कि डायमीटर लेंथ वगैरह सब सही है, मटेरियल भी सही है, बस ये क्या करना है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आर डैश आएगा, इनका कहना है कि हम जो डायमीटर है उसको दोगुना कर देते हैं। ठीक है भाई, कर देते हैं, 2d वाले कर देते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 2d करने पर आर डैश की वैल्यू हो जाएगी 4 रो एल अपॉन 4πd²। अगर मैं नीचे से 1/4 की तरह कर लूँ और इनकी वैल्यू लिख दूँ 4 रो एल पाई d²। कोई दिक्कत, यहाँ 4 को बाहर कर लिया और जो इधर की बची चीज़ें इधर लिख दिया। इक्वेशन 1 से जो इतनी पूरी वैल्यू इसकी हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/4 इंटू आर। यही हमारा रिजल्ट आ गया। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा सही, डिक्रीजेज बाय 4 टाइम, 4 गुना घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि भाग दे रहे हैं इसमें ना, अगर किसी चीज़ में आप भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू घटती है, अगर गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेजिस्टर, प्रतिरोध का क्या नाम है। देखिए अलग अलग टाइप के प्रतिरोध होते हैं और उनके मैक्सिमम देखेंगे आप, जैसे कि कलर कोडिंग वाले होते हैं, मटेरियल जैसा मटेरियल यूज़ होता है उसी के हिसाब से उनके नाम बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सर्किट में दिखा गया है, ये वायर बाउंड रजिस्टर है, पता नहीं चल रहा, क्लियर दिखाता हूँ आपको। वायर बाउंड में क्या होता है, 2 टर्मिनल्स होते हैं इसमें, जो रजिस्टर रहता है उस पर हम नाइक्रोम की इस तरह लेयर रोटेट करके लगाते हैं और जो इसकी बॉडी होती है सिरेमिक की लगा देते हैं और यहाँ पे कंडक्टर लगा देते हैं। मेटल फिल्म में क्या होता है, इसमें बिल्कुल कलर कोडिंग होती है, सिंपल आप देखते भी होंगे, और प्रोटेक्टिंग लेयर यहाँ पे लगा देते हैं। स्पायरल ट्रैक लगा देते हैं, मेटल का होता है, धातु का बना होता है स्पायरल ट्रैक, इसलिए इसे मेटल फिल्म रजिस्टर बोलते हैं। और इसके अंदर सिरेमिक भी रखते हैं। कार्बन फिल्म रजिस्टर, इसमें जो आउटर लेयर जो रहेगी कार्बन लगी रहती है, इसलिए इसका नाम कार्बन हो गया। और जो इसका जो कोर रहता है सिरेमिक होता है, निकल टिप बाहर लगा देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर तो लगाना ही पड़ेगा हमें। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर में क्या होता है कि कलर बैंड ही होता है और जो इसका जो मटेरियल यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो कार्बन कंपोजिशन का होता है, इसलिए इसका नाम कार्बन कंपोजिशन देते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे 1 ओम रजिस्टर रहेगा, 1 ओम अगर यहाँ पे मान लो कि 1 वाट का है और 10 वाट का है, दोनों की वैल्यू एक ही है, तो जो 1 वाट की साइज जो रहेगी छोटी रहेगी, साइज स्मॉल रहेगी, छोटी रहेगी, और जो इसकी साइज बड़ी रहती है, लार्ज साइज का होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा यूँ इसलिए होता है क्योंकि जब बड़ा ज़्यादा वोल्टेज होती है तो इसकी पावर कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसकी विड्थ भी बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपके फ़ोन में जो बैटरी रहती है उसकी वैल्यू क्या रहती है, mAh, आप देखते होंगे 3200 mAh मेरी बैटरी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू m की क्या वैल्यू रहती है, मिली रहती है। अगर आप घरों में देखते होंगे छोटी बैटरी होती है, 12 वोल्ट की आपने ले लिया, इतनी बड़ी छोटी सी बैटरी, और उसकी रेटिंग रहती है मान लीजिए 1.5 एम्पियर की है, 12 वोल्ट की आपने ली थी, और वही 12 वोल्ट की जो बैटरी ट्रक में लगी होती है, लेकिन उसकी धारा की वैल्यू क्या रहती है वहाँ पे, लेट मान लीजिए कि आप 5 एम्पियर की है वहाँ पे, तो जो ट्रक वाली रहती है उसकी देखते बड़ी सी बैटरी हो जाती है और इसकी वैल्यू छोटी रहती है। ये साइज क्यों वेरी करती है, धारा की धारण क्षमता के हिसाब से वेरी करती है और कितना पावर हैंडल कर सकता है। ठीक उसी प्रकार रजिस्टर की भी साइज सेम वैल्यू रहेगी, लेकिन साइज कितना पावर हैंडल कर पाएगा उस हिसाब से होती है। अगर ज़्यादा पावर हैंडल कर रहा है तो साइज बड़ी हो जाएगी, और कम पावर हैंडल कर रहा है तो साइज कम रहेगी। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। यहाँ पे एक रेजिस्टर दिया हुआ है, आप अपने लैब में देखे भी होंगे, अगर कर चुके होंगे ITI तो, या करेंगे तो देखेंगे। देखिए यहाँ पे कलर रजिस्टर दिया हुआ है, पहला रेड कलर दे दिया, दूसरा ब्लू कलर, तीसरा ऑरेंज कलर, चौथा जो है सिल्वर कलर। इस तरह जो कलर कोडिंग कुछ लिखा नहीं रहता है, इन कलर कोडिंग के माध्यम से हमें जो रजिस्टर दिया है इसकी वैल्यू पता करनी रहती है। अगर हम ITI या फिर टेक्नीशियन है, ITI हमने कर रखा है, तो हमें ये इतना हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि हम कलर कोडिंग से ही इसकी वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि बहुत छोटा होता है, इस पर अगर वैल्यूज़ भी लिखेंगे तो पता चलेगा नहीं, तो इसीलिए हम कलर कोडिंग का मेथड का यूज़ करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे कलर कोडिंग का मैंने चार्ट दिखाया है, यहाँ पे कलर्स होते हैं, स्पेशली होते हैं ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, वाइट, गोल्ड, सिल्वर। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बैंड्स होते हैं
उन पे इनकी कोडिंग हम डिनोट करते हैं। जैसे ब्लैक कलर है, काला रंग है तो 0 देंगे, ब्राउन भूरा है तो 1 देंगे, रेड लाल है तो 2 देंगे, ऑरेंज संतरे कलर का है तो 3 देंगे, येलो पीला है तो 4 कोड देंगे, ग्रीन हरा है तो 5 देंगे, ब्लू नीला है तो 6 देंगे, ऐसे वायलेट आसमानी है तो 7 देंगे, ग्रे कलर है तो 8 देंगे, सफ़ेद है तो 9 देंगे। यहाँ तक जो रहता है वाइट तक, सफ़ेद तक हम कोडिंग देते हैं। इनको कोडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह देते हैं। बाकी जो हमारा गोल्ड जो सोने कलर का होता है और जो सिल्वर होता है चांदी कलर, इन्हें हम मल्टीप्लायर बोलते हैं और टॉलरेंस बोलते हैं। बाकी मल्टीप्लायर तो इन कलर में ही होते हैं, 2 कलर को छोड़ के। देखिए यहाँ इसे मल्टीप्लाई करते हैं जो ये वाला वैल्यू है। जैसे कि ब्लैक के लिए 1 ओम है, इसके लिए 10 हज़ार 100 ओम, 1 किलो ओम, 10 किलो ओम, 100 किलो ओम, 1 मेगा ओम, 10 मेगा ओम। ये मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई करते हैं। मैं भी सिखाऊँ कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। बाकी मैं डेटा से कुछ आपसे रूबरू करा रहा हूँ। गोल्ड और सिल्वर का जो टॉलरेंस होता है 5% हो तो 10%, इतना ऊपर नीचे वेरी कर सकता है। देखिए होता है क्या इसमें, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारी पट्टी है, पहली हरी पट्टी है, दूसरी नीली है, तीसरी पीली है, और इनसे सुदूर एक और पट्टी है दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। एक यहाँ पे प्रॉपर दिखाया नहीं, लेकिन सोना है, गोल्ड कलर इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि हमें क्या करना होता है, जो पहले 2 पट्टियाँ होती हैं उनको हम एज इट इज़ लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट बैंड में आप पाएंगे, ये जो कलर कोडिंग है ना, यहाँ पे फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, ये अपने हम क्या बोलते हैं कि अपने जो इजीनेस के लिए हमने किया है, लेकिन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक बस ये कोडिंग याद रखिए। देखिए तीनों में यही कोडिंग रिपीट हो रही है बार बार, बस ये सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने दिखा दिया ताकि आपको आसानी हो इसे जानने में, समझने में। पहला हरा है तो हरा की कोड क्या होता है 5, एज इट इज हमने यहाँ पे 5 लिख लिया, राइट डाउन कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो नीला है उसका क्या है 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, जो तीसरा रहता है वो मल्टीप्लायर होता है। क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू कितना दिए रखा है, पीला है, पीला मल्टीप्लायर में देखिए आप 10 किलो ओम से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला हरा था 6 5 था उसका, नीले का 6 कोड था, उसके तो मल्टीप्लाई करनी है हमें। किससे मल्टीप्लाई करनी है, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा 56 560 किलो ओम हो जाएगा, 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। बाकी जो आखिरी पट्टी होती है दूर, देखिए ये जो तीनों नज़दीक नज़दीक रहेंगे, जो टॉलरेंस होता है सबसे दूर होता है और उस दूसरे कॉर्नर पे होता है। यहाँ पे सोना है तो जो गोल्ड है उसका जो है टॉलरेंस वैल्यू 5 दी होती है, तो इसे इसमें +-5 जोड़ देंगे, इतना ये ऊपर नीचे हो सकता है। ये इसके वैल्यू आ गई, फाइंड आउट कर लिया। कुल मिला के जो शुरू के 3 बैंड 2 बैंड थे उनको, उनकी जो कोड था हमने एज इट इज लिख लिया, और जो तीसरा होता है मल्टीप्लायर की तरह उसे गुणा कर लिया हमने, इसे मल्टीप्लाई गुणा कर लिया, जो वैल्यू आई उसे लिख लिया। बाकी जो टॉलरेंस होता है बाद में ला के ऐड कर दिया। अब कहोगे सर अगर ज़्यादा बैंड होते तब क्या करते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मैंने नीचे एक और एग्जांपल लिया है, अगर हमारे 4 बैंड होते फिर उसके बाद जो रहता है हमारा टॉलरेंस वैल्यू रहती है उसे लेना होता है, तो कैसे करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे लाल है, लाल का कूट क्या होता है आप बताइए, लाल का कूट 2 होता है, हमने 2 लिख लिया। दूसरा बैंड हमारा क्या है, दूसरा बैंड हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज का कूट क्या होता है 3, तो हमने 3 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा कोड क्या है, जो कलर कोड दिया हुआ है, कलर कोड है तीसरे का 7, तो हमने 7 लिख लिया। ठीक है, 7 लिख लिया। उसके बाद इसमें मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर यहाँ पे काला रंग है, काला रंग का कितना होता है मल्टीप्लायर 1 ओम होता है। यहाँ देखिए काले रंग का 1 ओम है ना, काले रंग का मल्टीप्लायर 1 ओम है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 ओम से। ठीक है, और यहाँ पे आखिरी में जो टॉलरेंस दिया हुआ है ग्रे कलर, सिल्वर दिया हुआ है, सिल्वर का कितना होता है, सिल्वर का 10 होता है, तो +-10 हमने कर लिया। तो यहाँ से हो जाएगा 237 ओम प्लस 10% प्लस 10% हो जाता है। प्लस माइनस लिखते हैं, ऊपर नीचे होता है, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, इतनी वैरी कर सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू। मतलब परफेक्ट तो आएगा नहीं, 237 आएगा नहीं, +-10% ऊपर नीचे हो सकता है, आप समझ गए होंगे। मतलब 10% का यही मतलब हो गया कि 2.37 ओम ऊपर नीचे हो सकता है।
बाकी आपको समझ में आ गया कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लायर कैसे यूज़ करते हैं। बाकी हमारा जो क्वेश्चन था पहला, आप देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है, लाल लाल रंग का क्या है, 2 होता है हमारा, और उसका नीले रंग का कितना होता है, 6 होता है। और ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर किसका, ऑरेंज का है, ऑरेंज का मल्टीप्लायर कितना होता है, ऑरेंज का मल्टीप्लायर 1 किलो ओम होता है। तो 1 किलो ओम से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और इसमें टॉलरेंस क्या है, सिल्वर दिया हुआ है, सिल्वर का ±10% होता है। तो ये हो जाएगा 26 किलो ओम ±10%। तो यहाँ से हो जाएगा 26 इंटू 10⁻³ ओम ±10% हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने दोनों, ये वाला भी आंसर सही है, ये वाला सही है। अब देखते हैं किस किस फॉर्म में पूछा हुआ है। तो यहाँ पूछा है 26 इंटू 10 पर, हाँ ये वाला सही है। ये वॉट नहीं होगा, ये यहाँ पे इन्होंने गलत दिया है, ओम होता है यहाँ पे, रेजिस्टेंस जो ओम होती है इसकी यूनिट, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ओम होगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Why the ohm meter is graduated with non-linear scale? ओम मीटर को अरेखी क्रम में क्यों समायोजित किया जा सकता है? इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है, अरेखी मतलब होता है नॉन लीनियर, लीनियर रेखी मतलब होता है लीनियर। ओम मीटर इज वाई द ओम मीटर, वाई द ओम मीटर इज ग्रेजुएटेड विथ नॉन लीनियर स्केल। ओम मीटर को अरेखी क्रम में क्यों समायोजित किया जा सकता है? इसका सीधे सीधे मतलब ये होता है कि रेखी इस तरह होता है, इसे लीनियर बोलते हैं, जो एक सीधी रेखा में रहता है। और नॉन लीनियर जो होता है इस तरह से होता है, जो कर्व में होता है, कर्व मतलब एक चाप में रहता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, नॉन लीनियर बोलते हैं, नॉन लीनियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ओम मीटर होता है, इसका जो स्केल होता है इस तरह से होता है, एक चाप में होता है, नॉन लीनियर चलता है। इसका वजह क्यों, क्योंकि जो धारा इसमें बहती है, ऑपरेटिंग धारा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस की होती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेरियस वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस RDC in the Wheatstone bridge network if PAB 500 watt, QBC 300 watt। वाट नहीं होना चाहिए, ओम होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, ये ओम होगा, ये भी ओम होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है इंग्लिश में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस RDC Wheatstone bridge network if PAB is 500 ohm, QBC is 300 ohm, SA0 is 15 ओम एट द बैलेंस कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए। ये RDC ये दिया, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, इसकी मान पूछ रहा है। और ये बता रहा है कि जो PAB है ये वाली वैल्यू 500 है ओम, QBC 300 ओम है, और SA0 500 ओम है। चलिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बोला है कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज किस में है, संतुलन में है, किसमें है, संतुलन में। यहाँ पे बैलेंस ब्रिज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस कंडीशन, इसका जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर होता है, इसमें 4 बाजुएं होती हैं, 4 जो इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं R1, R2, RX और RA0। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप जो वोल्ट मीटर लगाते हैं या मीटर लगाते हैं इन दोनों टर्मिनल के बीच में, तो करंट इसमें नहीं बहेगी, I = 0 हो जाता है। इसे बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी तो इसमें कोई धारा जाएगी नहीं, इसका कोई यहाँ पे रहना ना रहना बराबर हो जाएगा। तो जो ऊपर वाले बाजू जैसे कि RA हो गया, यहाँ पे देखिए RA/RX, RA/RX हो जाता है, इक्वल्स टू R1/R2। R1 रेजिस्टेंस ऊपर वाला हो गया, R2, ये बैलेंस होता है, इक्वल कर लेते हैं, और यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बैलेंस कंडीशन में होता है, चाहे अब वोल्टेज कितना भी लगा कर रखो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड ऑन है। तो इसमें क्या होता है कि हमने अभी पढ़ा कि जब बैलेंस ब्रिज हो जाएगा तो
टर्मिनल बी और डी के बीच में कोई धारा नहीं बहेगी, मतलब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब बैलेंस ब्रिज होता है उस कंडीशन में क्या होगा, इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, मतलब पी ए बी अपॉन क्यू बी सी का जो रेशियो होगा बराबर होगा एस ए नॉट अपॉन आर डी सी। ठीक है, पी ए बी का दिया हुआ है 500 ओम, क्यू बी सी का 300 ओम दिया हुआ है, और एस ए नॉट की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 ओम। आर डी सी निकलवा रहा है तो यहाँ से 2 जीरो से कट गया। ठीक है, तो यहाँ से आर डी सी इधर आ जाएगा और इधर चला जाएगा, तिरिया गुणा कर लेते हैं। आर डी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 15 गुणे 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा अपॉन 5, ये 5 से 3 बार में कट जाएगा, तो आर डी सी की वैल्यू जो हो जाएगी, आर डी सी की जो वैल्यू आ जाएगी 9 ओम आएगी। ये गलत टाइपिंग है, ओम होगा यहाँ पे 9 ओम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और एक तरीके से और क्वेश्चन इसमें पूछता है, मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू दे रखा था, ये कोई धारा नहीं बह रही है, स्टेटमेंट दे देगा और कह देगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, मतलब पूरा कितना इसमें करंट, मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा इन टर्मिनल के बीच में, ये पूछ देता है कभी कभार। जब बैलेंस कंडीशन हुआ तो इधर कोई करंट नहीं बहेगी, तो जो यहाँ पे ओम मीटर लगा हुआ था यहाँ पे और यहाँ पे, उसे आप हटा दिए, तब सर्किट हमारा बिल्कुल सीधा सीधा हो गया। ये दिया हुआ 500 ओम दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ 300 ओम दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दे रखा है 15 ओम, और अभी हमने इसको फाइंड आउट कर लिया 9 ओम दिया हुआ है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो श्रेणी क्रम में इस तरह जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा 800 ओम हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर आपस में जुड़ जाते हैं श्रेणी क्रम में, और नीचे 25 ओम हो जाएगा, 25 ओम होगा। अब इनका जो है कि इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा जो समांतर क्रम में है, तो आपको इसके यहाँ और यहाँ के बीच में कितना रेजिस्टेंस है ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। मैं 2 क्वेश्चन बता दिया कि एडवांस लेवल ऐसा बन सकता है क्वेश्चन, समझ गया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रॉपर्टी, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमेशा बार बार आता है, पेड क्वेश्चन है, मीका में होता है। आप कहेंगे सर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सब थ्योरी चैप्टर में अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। टेम्परेचर है, जैसे यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपने प्रतिरोध रेजिस्टेंस ले लिया, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ये हो गया टेम्परेचर ताप। तो इसमें क्या होता है कि ग्राफ कुछ इस प्रकार चलता है, इसमें नॉन लीनियर रहता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटता चला जाता है, उसे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। अब हम देखते होंगे जितने भी प्रतिरोध होते हैं, अगर स्पेशली अगर ये मेंशन नहीं किया जाएगा तो उसमें सब में पॉजिटिव होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध भी बढ़ता है गर्मी के साथ, टेम्परेचर के साथ। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे मिक्का अब्रक हो गया, इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस घटता है। व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में कौन सी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दे रखी है किसको हम आपस में रिलेट करते हैं। ओम्स लॉ देख लेते हैं। ओम्स लॉ का यहाँ पे एनिमेशन है, ओम यहाँ पे है। सबसे बड़ी बात यहाँ वोल्टेज होता है, करंट को फोर्स करता है, और जो रजिस्टर होता है उसे अपोज करता है। सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें जो रिलेशन आप देख रहे हैं 3 टर्म्स यहाँ पे हैं, मतलब V है, I है और R तीनों हैं, ठीक है। और ऑप्शन में आइए, जब हम पीछे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ भी तीनों चीज़ दिए हुए हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे भी वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट दिए हुए हैं। मैं एक पॉइंट आपको बता रहा था जब ओम्स लॉ बता रहा था। देखिए हमको तो लगता है देखने में कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होना चाहिए, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। लेकिन अब अगर आप बिल्कुल रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे तो पहले धारा आई थी, उसके बाद वोल्टेज आया था, कुछ ये होता है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो। नहीं तो आप तो जनरली ये जानते ही हैं, आपको समझ में आ गया कि मेरी बात। मेरा कहने का मतलब ये है, ओम्स लॉ जो होता है V इक्वल टू IR होता है, इसमें वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध तीनों होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, तो अमूमन हम देखने में हमें लगता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, जो वोल्टेज है समानुपात में होता है धारा के। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि धारा पहले आती है उसके बाद वोल्टेज आता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन द पैरेलल सर्किट, समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात करिए। कुछ यहाँ पे दिया हुआ दिख नहीं रहा है, 8 ओम है और इसकी वैल्यू पता करनी है, ये 3 ओम है, यहाँ पे 15 ओम धारा जा रही है इसके अंदर और 24 वोल्ट लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से हमारा सर्किट है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, बार बार याद रखिएगा कि ये वाली जो पॉइंट है और ये वाली पॉइंट है, यहाँ पे मान लिया मैंने ए है और बी है। अगर 24 वोल्ट लगा है यहाँ पे, ये 24 वोल्ट जो है इस और इस बिंदु के बीच में भी 24 वोल्ट ही होगा। ये ध्यान रखिए, समांतर में वोल्टेज समान होता है, समांतर क्रम जब जुड़े रहते हैं रेजिस्टेंस। तो ठीक, जब यहाँ पे तो इसके क्रॉस भी मतलब 8 ओम के क्रॉस भी 24 वोल्ट होगा, R2 के क्रॉस भी 24 वोल्ट होगा और R3 के क्रॉस भी 24 वोल्ट होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रतिरोध जो वोल्टेज होता है समांतर क्रम में, वो जो जितने भी एलिमेंट रहते हैं उनके लिए सब समान होता है। तो 8 वोल्ट के लिए भी 24 वोल्ट होगा, R2 जो जिसको पता करना है उसके लिए भी 24 वोल्ट होगा, R3 के लिए भी 24 होगा। मैं इस पॉइंट पे जानबूझ के इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं ओम का लॉ होता है V=IR। अगर 8 ओम के क्रॉस मैं अभी बताया जैसे कि 24 वोल्ट ही आएगा क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, तो यहाँ से हम धारा निकाल सकते हैं। और आर की वैल्यू दे रखा है तो 8 लिखे 24, तो आई की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई। अच्छा ये कहोगे सर अब धारा क्यों निकाल रहे? देखो पूरा हमें धारा पता है। अगर जो नॉन इसमें और इसमें धारा हम पता कर लेंगे तो इसमें कितनी धारा जा रही पता चल जाएगा, और धारा पता चल जाएगा और वोल्टेज इसके क्रॉस हमें पता ही है, तो हम प्रतिरोध की मान निकाल पाएंगे। तो 3 एम्पियर आ गया किससे? 8 ओम से। उसके बाद फिर इसमें देखते हैं 3 ओम वाले में I=R होता है। यहाँ पे V की वैल्यू 24 वोल्ट ही रहेगी। I की वैल्यू हमें पता करनी है। यहाँ पे मैं इसे I1 दे देता हूँ, सही रहेगा नाम। ऊपर वाले में मैं I1 दे देता हूँ, इसे I2 दे देता हूँ, इसे I3 देता हूँ, कोई डाउट ना था कि। तो I2 रहेगी इंटू R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R3 आ जाएगी, I3 और इसकी वैल्यू 3 आ जाएगा, तो इसे कट जाएगा, ये 8 आ जाएगा। I3 की वैल्यू कितनी होगी? 8 एम्पियर। तो कुल मिला के 15 एम्पियर जो आ रही है, जो KCL करंट लॉ से होता है, आने वाली बराबर जाने वाली, ये तीनों का जोड़ जो होगा 15 ओम के बराबर होगा। तो हमने 2 का तो निकाल लिया, इसका कितना आया था? 3 ओम 3 एम्पियर आया था। I2 निकालनी है, इसकी वैल्यू 8 आई थी, तो यहाँ से 15 और यहाँ से हो जाएगा 11 I2। तो I2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी? 4 एम्पियर। तो इसमें जो धारा हमारी 4 एम्पियर बहेगी, इस वाले सर्किट में 4 एम्पियर बहेगी अननोन में। जब 4 एम्पियर बहेगी तो V=I×R हमें पता होता है, R2 निकालना है। V की वैल्यू 24 है, मैंने बता रखा है। I की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, 4 आ रही है एम्पियर। R2 निकालना है तो यहाँ से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 ओम। चलिए देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? 6 ओम, ऑप्शन सी सही है। अगर कोई डाउट है तो हम कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। What is the effect of the parallel circuit with one branch open? एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? चलिए मैं दिखाता हूँ क्या होता है पैरेलल। देखिए पैरेलल सर्किट इस तरह होते हैं, जब वोल्टेज के समांतर में, जैसे ये रजिस्टर था, यहाँ भी रजिस्टर वगैरह कुछ लगा रहा होगा, तो यहाँ से पहले धारा आ रही होगी, यहाँ जा रही होगी, कुछ इसमें जा रही होगी, कुछ इसमें बट रही होगी। मान लीजिए I1 इधर जा रही थी, I2 इधर जा रही थी। तो क्या हो, जब सर्किट आप ओपन कर देंगे तो इसे रास्ता मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो जो पूरी की पूरी धारा है, सारी की सारा यहीं जाने लग जाएगी, इसी से होके जाएगी और इधर कोई धारा का बहाव नहीं होगा। ये समांतर क्रम में होता है। अगर ये सीरीज क्रम का होता है, अगर मान लीजिए सीरीज क्रम का होता है, तो अगर आप एक ही रास्ता होता है सीरीज क्रम में, तो उसमें क्या होता है, अगर यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया तो पूरी धारा ब्रेक हो जाती है, पूरे सर्किट में I=0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि ये नहीं, जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, पहाड़ी रास्ते एक ही होते हैं, आप उसी पे जा सकते हैं। और कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया तो ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, कोई नहीं होगा। लेकिन अगर नॉर्मल शहर वगैरह में देखते हैं, बहुत सारी गलियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं, एक गली ब्लॉक है तो दूसरी गली से आप निकल जाएंगे। वही ये वाला जो होता है पैरेलल में होता है, और वाला एक रास्ता जो होता है सीरीज में होता है। अगर एक जगह भी ब्लॉकेज होगा तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाए, कोई करंट नहीं बहेगी। आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। करेंट विल रिमेन सेम, होल सर्किट विल नॉट फंक्शन करेगा, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच। जैसे कि ये वाला भी सही है कि सारी करंट, जो करंट रहेगी समान रहेगी, पूरे सर्किट में समान रहेगी, सर्किट नहीं बताएगी, धारा समान बनी रहेगी पूरी सर्किट में। लिखता पूरे परिपथ में तो सही रहता है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। लेकिन मेंशन किया उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, मैंने भी दिखाया उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी?
प्रतिरोधकता की क्या इकाई है? चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। जैसे कि हम अगर रेजिस्टेंस किसी सर एलिमेंट का निकालते हैं किसी मटेरियल का, तो उसका फार्मूला होता है R=ρ L/A। रो जो होती है उस मटेरियल की प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, लेंथ उसकी लंबाई होती है L, और A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, R उसकी मतलब इसको डिनोट रेजिस्टेंस के इस तरह करते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो रेजिस्टिविटी उसका यूनिट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, ρ हो जाएगा, अगर ए को उधर भेज दूँ और एल को नीचे कर दूँ, R/A/L। हमें आर का पता होता है क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, ओम होता है। और ए की अगर हम πr² कर दें, ओपन कर दें और एल कर दें, अगर रेडियस सेंटीमीटर में है, मान लीजिए यहाँ पे किस में पूछा हुआ है, सेंटीमीटर में, मीटर में या सेंटीमीटर में, ये रेडियस सेंटीमीटर में हो सकती है या मीटर में हो सकती है, अमूमन सेंटीमीटर में होती है, कोई किसी फॉर्म में हो सकती है। अगर आप मीटर में लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ओम इंटू मीटर² / एल भी मीटर हो जाएगा। तो एक मीटर से एक पूरा मीटर से ये ऊपर वाला मीटर कट जाएगा, तो ओम मीटर आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मेरा ये कहने का मतलब था कि ओम मैंने लिखा था इंटू जो एरिया था R² होगा तो मीटर² हो जाएगा, तो M² हो जाएगा, और लेंथ का हमने मीटर में ले लिया था। यहाँ थोड़ा नीचे साफ नहीं था इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ, मीटर से मीटर कट जाएगा और यहाँ से ओम मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये मैं सेंटीमीटर में लेता तो सेंटीमीटर में हो जाता ओम इंटू सेंटीमीटर²/सेंटीमीटर। ठीक है, पाई का कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। तो यहाँ पे सेंटीमीटर से एक कट जाएगा, तो यहाँ से ओम इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दोनों, ये वाली इकाई और ये वाली इकाई दोनों सेम होती हैं, बस डिपेंड करता है आप किस में मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ओम इंटू मीटर वाला ऑप्शन मिल रहा है। अगर ओम इंटू सेंटीमीटर वाला होता तो वो भी सही होता, वैसा देगा नहीं, कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पे सेंटीमीटर डिवाइड कर रखा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप देख वेरीफाई करके दिखा दिया मैंने आपको। Which type of resistor is used for arc quenching protecting in the circuit breaker? जो आर्क क्वेंचिंग होता है क्या, देखिए मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। बैरिस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए बैरिस्टर जो हमारा होता है, एक चीज़ मैं बता दूंगा फटाफट। देखिए बैरिस्टर जो क्विंसिंग की बात चल रही है, क्विंसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे एक फ्यूज़ होता है हमारा स्वरूप परिपथ में। आप यहाँ से AC दे रहे हैं या AC या DC दे रहे हैं या DC सप्लाई दे रहे हैं, इन दो टर्मिनल के लिए यहाँ पे फ्यूज़ लगा देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है ये लगा देते हैं, सेंसिस्टर लगा देते हैं, वेरिस्टर लगा देते हैं, और यहाँ पे आपका जो है मशीन होगी जिस पे आपको काम करना है। तो क्या होता है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जहाँ से धारा आ रही है एक लिमिट तक ये अपने थ्रू बहने नहीं देगा, अपने रेजिस्टेंस को मेंटेन रखता है। अगर एक लिमिट की ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो ये काम करने लग जाता है और धारा सारी इधर से इधर चली जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा मशीन जो बर्न होने से बच जाती है, जो भी इक्विपमेंट रहता है। जब एक्सेस धारा आएगी तो फ्यूज़ के थ्रू अचानक तो पास हो जाएगी एक सडन, जिससे कि फ्लक्चुएशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगी कि इधर से धारा हमारी निकल जाएगी, वोल्टेज इधर से निकल जाएगा, जिससे कि ये हमारी सेफ रह जाएगी, बर्न आउट नहीं होगी। आइए और डिटेल में दिखाता हूँ बैरिस्टर होता है क्या है। बैरिस्टर का कुछ डायग्राम इस तरह से आप देख सकते हैं। बैरिस्टर की स्टडी नोट करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसका इस तरह डायग्राम होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल, मतलब मटेरियल इसमें जिंक ऑक्साइड ही होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं, जिंक ऑक्साइड होता है। इसका काम क्या होता है कि जो एक्सेस फ्लो ऑफ करंट होता है उसको ब्रेक करने के लिए होता है। इसका आप ध्यान रखिएगा, इसका जो रहता है सिंबल इस प्रकार से होता है, इसका सिंबल इस प्रकार से होता है। इसका मतलब क्या होगा, पहले ये आने नहीं देगा, बाद में ये अलाउ करेगा। ये सिंबल ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक दो सिंबल बिल्कुल इसे मैच करते हुए मिलेंगे। और आप वोल्टेज और करंट का अगर देखेंगे, एक लिमिट तक अगर आप 220 230 तक जा रहे हैं, वोल्टेज है ये 220 230 तक जा रहे हैं, तो कुछ अपने थ्रू बहने नहीं दे रहा है। ठीक है, 220 तक अपने थ्रू नहीं बह रहा है। जैसे एक लिमिट से बढ़ती तुरंत करंट इसके थ्रू फ्लो होने लग जाती है, जिससे कि जो हमारा बगल में कोई कंपोनेंट लगा वो जलेगा नहीं, बच जाता है। जैसे टीवी हमारी बच जाएगी अगर ज़्यादा धारा अचानक से आ जाएगी। तो देखिए जिंक ऑक्साइड का बनता है, ये ज़्यादा तुरंत कर देता है, और SiC का भी बनता है, अलग अलग मटेरियल बताया गया है यहाँ पे। सेंसिस्टर जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है। अगर जिस हिसाब से आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं
टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, उस समय क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, रेजिस्टेंस जो होता है वो भी इंक्रीज़ करता है लीनियरली, इस तरह चलता है। देखिए बाकी सर्किट में तो ये रजिस्टर नॉर्मल रजिस्टर है, ये भी नॉर्मल रजिस्टर है, ये भी नॉर्मल रजिस्टर है। एक प्रॉपर सेल बायस सर्किट है, ट्रांजिस्टर है। अब ट्रांजिस्टर इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये, इस तरह है। इसे बेस बोलते हैं, इसे कलेक्टर बोलते हैं। आप अगली आगे क्लास में बताऊंगा आपको, इसे एमीटर बोलते हैं, इस तरह से होते हैं। तो इसमें क्या था, फंक्शन अलग करवाना रहता था। यहाँ पे एक टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर लगा देते, जैसे जैसे सर्किट का टेम्परेचर बढ़ेगा इसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, जिससे डिवाइस की वर्किंग कुछ और हो जाएगी, मतलब थोड़ा चेंज हो जाएगी। और ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा, इसे पॉजिटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस बोलते हैं। आइए थर्मिस्टर, थर्मिस्टर का सिंबल इस तरह से होता है। रजिस्टर जो रेजिस्टेंस जो होता है, थर्मल जो गर्मी से रजिस्टर बदलता है उसको बताया जा रहा है यहाँ पे, जो गर्मी से टेम्परेचर बदलता है उसे बताया जाता है। कुछ इस प्रकार का सिंबल होता है। और इसका सिंबल देखिए, जस्ट उसका वेरिस्टर से अलग हो गया। वेरिस्टर का आप सिंबल देखेंगे तो वेरिस्टर का इस तरह सिंबल था, और इसका सिंबल जस्ट अपोजिट हो गया। अब दिखाता हूँ आपको, यही ध्यान देने वाली बात थी। और थर्मिस्टर कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर, ये थर्मिस्टर की सबसे बड़ी चीज़, इसका जो इस्तेमाल होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पे बेस्ड ऑन होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, घटेगा। ये इसे नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जो गीज़र होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है उसका रेजिस्टेंस घटता चला जाता है, नहीं तो फिर पानी उबल के सारा भाप बनकर उड़ नहीं जाएगा। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल में इनका इस्तेमाल करते हैं इसका। लाइट डिपेंडेंस रेजिस्टर क्या होता है, ये बिल्कुल बढ़िया चीज़ है। आजकल की चीज़ें, इसका सिंबल भी देख लीजिए, कुछ सिंबल इस तरह का से होता है, लाइट पे डिपेंड करता है, लाइट से इसका रेजिस्टेंस वेरी करता है। जैसे जैसे इस पर लाइट गिरेगी इसका रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, रेजिस्टेंस घटेगा और ये कंडक्ट करने लगेगा। और जैसे लाइट इस पर हटा लेंगे आप, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सेमीकंडक्टर की बात ही होती है, जब उस पर लाइट वगैरह बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी उसकी बढ़ती है। अब मैं आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अच्छे से मैं कराऊंगा, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जैसे रात होती है लाइट जल जाती हैं। इनको थ्योरी क्लास में बहुत डिटेल में करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेक्चर है तो ज़्यादा हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय द कलर कोडिंग मेथड, रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। सिंपल सा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। इसका कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें पट्टियाँ होती हैं, पट्टियाँ के हिसाब से कोडिंग करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे हमें रेड दिया हुआ है, तो अच्छा एक चीज़ मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको याद करने का। देखिए बी ब्लैक है, ब्राउन है, फिर रेड है, ऑरेंज है, फिर ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, वाइट है। ये है ना, ये यहाँ पे कोड दिए हैं, इनके कोड इनके नीचे लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट गया इसमें लग रहा है, येलो रह गया है, ग्रीन के पहले येलो है, ऑरेंज येलो, ठीक है। तो 4 5 6 7, आप इसे 8 ले लेना, इसे 9 हो जाएगा ये। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, जैसे बी ROY रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसमें कोडिंग क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह कोडिंग होती है। इसको याद करने का तरीका है, BB, इस तरह ट्रिक है, याद रखिए, BB रॉय, ROY रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऐसे करके 0 1 2 3 इस तरह कोडिंग आपको याद हो जाएगी। जैसे रेड का है, रेड का होता है 2 हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। ग्रीन का क्या होता है, 5 हो जाएगा, ठीक है। और ऑरेंज के क्या होता है, 3 होता है। मल्टीप्लायर इसका क्या होता है, मल्टीप्लायर इसका किलो ओम होता है, इंटू 1 किलो ओम। और यहाँ पे जो हमारी गोल्ड कलर होता है, यहाँ पे कौन सा कलर दिया गया, गोल्ड कलर दिया गया। इसका जो होता है टॉलरेंस जो होती है +-5 होती है, तो इसका जो 25 × 10⁻³ ओम ±5%, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा।
इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको ये भी रटने की दिक्कत होगी ना कि टॉलरेंस कैसे निकालेंगे। आपको ब्लैक का पता है तो 10⁻0 ओम कर देना, ब्लैक का 0 कोडिंग होती है। उसके बाद फिर आप 10⁻1 कर देना ओम। 1 किसके पावर में 1 क्यों लिख रहे हो, कोडिंग 1 है इसका। फिर जितनी कोडिंग रहती है उसको पावर में लिखते चले जाना। रेड की कोडिंग कितने 2 होती है, 10⁻2 हो गया। ऑरेंज की कोडिंग कितनी होती है, 3 होती है, तो 10⁻3 ओम। इस तरह करती है, याद रहेगा, ज़्यादा याद रखने के बस कोडिंग से आपका सारा हो जाएगा काम। येलो का कितना होता है, 10⁻4 हो जाएगा, येलो होता है ओम। ग्रीन का हो जाएगा 10�5 ओम। ब्लू का हो जाएगा 10�6 ओम। वायलेट का हो जाएगा 10�7 ओम। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बस कोडिंग के थ्रू ही आप इसका मल्टीप्लायर भी याद कर लेंगे। इस तरह अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। Calculate the unknown resistance RDC in the Wheatstone bridge circuit if PAB 400 ohm, QBC 200 ohms and SAD 12 ohms at balanced condition। Wheatstone bridge की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए। जब PAB 400 ओम है, PAB 400 ओम है, QBC 200 ओम है और SAB 12 ओम है, तो हमें निकालना है बैलेंस की कंडीशन में। दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज ये होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें इसकी चार भुजाएं होती हैं। जब बैलेंस कंडीशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, तो यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों बराबर हो जाता है। लेट AB, यहाँ पे हमने वोल्टेज सप्लाई V रखा है, करंट इधर से आ रही है। तो इस कंडीशन में जब वोल्टेज VA इक्वल टू वोल्टेज VV हो जाता है, तो इस कंडीशन में इधर से उधर धारा बहती नहीं है, जिससे कि ये जो यहाँ पे वोल्ट मीटर रहता है उसकी रीडिंग 0 आती है। ये बैलेंस कंडीशन होता है। जब बैलेंस कंडीशन होता है तो जो ए वाला रेजिस्टेंस है उसका अनुपात इसके बराबर होता है। देखिए RA अनुपात RS इक्वल्स टू R1 अनुपात R2, एक कंडीशन आती है जब बैलेंस ब्रिज कंडीशन रहता है। आइए हम क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है जब बैलेंस कंडीशन होगा तो जो वोल्टेज VB होगा वोल्टेज VD के बराबर होगा। इस कंडीशन में VB इक्वल्स टू VD हो जाएगा। हमें जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस रहेगा तो जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है एक दूसरे के बराबर होता है। ए वाली भुजा का रेजिस्टेंस का रेशियो कि PAB अपॉन QBC इक्वल्स टू SA0 इक्वल अपॉन RDC, SA0 अपॉन RDC। हमें RDC फाइंड आउट करना है। चलिए वैल्यू पुट अप कर देते हैं। PAB की वैल्यू 400 ओम दिया हुआ है, जबकि QBC की वैल्यू 200 ओम दिया हुआ है और SA0 की 12 ओम दिया हुआ है और RDC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 2 0 से 2 0 कट हो गया, 2 2 4, 2 बार में कट गया। RDC इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, नीचे त्रिया गुणा कर देंगे। RDC इक्वल्स टू हो जाएगा 12 ओम बटे 2 ओम। 2 वैल्यू ओम नहीं है क्योंकि ओम से तो कट चुका है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 6 ओम वैल्यू आ जाएगी RDC की। आप देख लिए, सिंपल है और इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जब बैलेंस ब्रिज होता है उस कंडीशन में जो भुजा रहती है इसमें करंट कोई नहीं बहेगी। इस कंडीशन में इस रेजिस्टेंस का और इस रेजिस्टेंस का रेशियो जो है इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के बराबर होती है। हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट अप कर दी और RDC की वैल्यू निकाली। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि अगर ये दोनों अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलते हैं तो कैसे निकालते हैं। ये हो गया PAB, ये हो गया QBC, कुछ इस तरह से इनका जोड़ होगा। जब ये बैलेंस होगा कंडीशन में बैलेंस होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। तो इन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना रहेगा। इधर कोई धारा नहीं बहेगी, इसलिए हम यहाँ पे हम मीटर नहीं लगाएंगे। ये 400 ओम है, ये है 200 ओम है, ये हमारी 12 ओम है। अभी हमने इससे 6 ओम फाइंड आउट कर लिया। ये दोनों सीरीज में है तो जोड़ के 600 ओम हो जाएगा और नीचे 18 ओम हो जाएगा। ये दोनों आपस में पैरेलल में, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वही इसके बीच में पूरा कितना रेजिस्टेंस है वैल्यू आएगी। एक लेवल आगे मैंने बता दिया, चलिए आगे देखते हैं। विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी सारे दे रखे हैं और इसका श्रेणी क्रम का उपयोग जो होता है यही होता है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर रहता है कुछ इस तरह उसमें रेजिस्टेंस रहते हैं
और वो वैल्यू मेज़र करता है यहाँ पे, जो वैल्यू हमें मेज़र करनी रहती है, तो इसे RM बोलते हैं। ये क्या होता है कि ये वोल्ट मीटर के अंदर होता है और ये जो वोल्ट मीटर का रजिस्टर उसके सीरीज़ में ही लगता है। अब जब डिटेल में पढ़ेंगे थ्री क्लास में तो इसे कंफर्म होगा। और थोड़ा सा आगे इस बारीकी से देख लेते हैं। जो हमारा मल्टीप्लायर रजिस्टर होता है, देखिए बिल्कुल यहीं पे दिखा दिया हमने मल्टीप्लायर रजिस्ट्रेशन। आप R1 रेजिस्टेंस ले सकते हैं जो वोल्ट मीटर उसके पैरेलल में होता है। और सीरीज़ क्यों बोलते हैं कि जो वोल्ट मीटर उसका रजिस्टेंस मान लीजिए ये वाला है तो इसके सीरीज़ में जुड़ा होता है, इसलिए सीरीज़ मल्टीप्लायर रजिस्टर बोलते हैं। दूसरा वोल्ट मीटर कनेक्शन, हमेशा वोल्ट मीटर जो रहता है कनेक्शन वो रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है। जैसे ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया, तो अगर आप इस तरफ इसको यहाँ पे ला देंगे तो इसके पैरेलल में इसकी वैल्यू निकालते हैं। और लाइट सर्किट एट होम, जो हमारे घर में बिजली का जो वायरिंग होती है उसका बड़ा सिंपल सा होता है। अगर पहले के ज़माने में, का अगर पुराने अंग्रेजों के ज़माने में देखें तो कुछ वायरिंग इस तरह से सीरीज़ में होती थी। अगर एक बल्ब दगा तो आगे का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये अपने आप नहीं चलेंगे क्योंकि कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन पूरा ही नहीं होगा तो फिर आगे के चलेंगे नहीं। लेकिन आज के हमारे घरों में क्या होती है कि पैरेलल वायरिंग होती है। अगर एक बल्ब अगर फ्यूज़ हुआ तो बाकी के बल्ब ग्लो करते रहेंगे। आजकल का ये मतलब मेथड है घर में वायरिंग करने का। बाकी जो शंट रजिस्टर इन अ मीटर कैसे पैरेलल में रजिस्टर लगाते हैं मीटर में, यहाँ पे दिखाया गया है। थ्योरी क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ओपन रजिस्टर इन सीरीज सर्किट, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर सीरीज रजिस्टर है, अगर उसमें खुल गया है तार तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से। जैसे सीरीज परिपथ है, इसमें रजिस्टर से लगा हुआ था, यहाँ पे ओपन हो गया तो क्या होगा, ऑप्शन से इसे देखेंगे। नो इफेक्ट इन ओपन रजिस्टर, खुले पत्र में कोई प्रभाव नहीं। फुल सर्किट करंट विल फ्लो इन द ओपन सर्किट, करंट फ्लो ही नहीं करेगी, I = 0 हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। बी, टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपेयर अक्रॉस, ये वाला सही क्वेश्चन है, जवाब है इसका सी होगा। इसमें क्या होता है कि जब हम ओपन कर देते हैं तो जो ये वाला वोल्टेज रहता है ना, यहाँ पे आके ड्रॉप हो जाता है क्योंकि बह रहा नहीं है। इसका मतलब बह नहीं रहा है तो इसका मतलब यही मान लेंगे कि यहाँ पे इतना ही वोल्टेज होगा तभी नहीं बह रहा है। इसका यही मतलब होगा कि ये वाला वोल्टेज इसके क्रॉस इतने ड्रॉप हो जाता है तभी तो नहीं बहेगा। अगर इतना नहीं होता तो फिर इधर बहता। तो इसको हम समझने के लिए, या फिर जो एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बराबर यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। खुले प्रतिरोध के दोनों और कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। ये मल्टीमीटर आप रख के चेक कर सकते हैं। कभी सीरीज आप कनेक्शन करिए, एक रजिस्टर हटा दीजिए, बैटरी लगा के रखिए। यहाँ पे रजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ा रखिएगा, पूरी नहीं, इतनी नहीं आएगी, लेकिन इसका वोल्टेज क्योंकि यहाँ भी ड्रॉप हो जाएगा तो जो बचा कुछ है यहाँ पे आएगा। वोल्ट मीटर से आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू इन द R3, ये जो रेजिस्टेंस R3 है इसकी वैल्यू पता करने के लिए बोल रहा है। हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो वोल्टेज PQ रहेगा, V PQ 12 वोल्ट ही आएगा। इसके लिए भी कांस्टेंट होगा यही वोल्टेज, इसके लिए भी कांस्टेंट होगा, इसके लिए भी कांस्टेंट 12 वोल्ट ही रहेगा इस दोनों बिंदु पे। मान लीजिए मैं करंट इधर I1 जा रही है, इधर I2 जा रही है, इधर I3 जा रही है, ठीक है। ये R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। टोटल धारा 12 है, तो हमने पढ़ा I = KCL ला, पूरी धारा में कितनी होती है, आने वाली बराबर जाने वाली धारा। यहाँ से आने वाली धारा A आ रही थी और जाने वाली धारा इधर जा रही थी। कौन सा रूल है, KCL, किरचॉफ करंट लॉ से हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पे जो पूरा धारा आ रही है वो कितनी है, जो ओम्स लॉ हम जानते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है V = IR। तो यहाँ से I = हो जाएगा V/R, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं V/R टोटल VI। एक मेथड ये हो सकता है, लेकिन अभी रिजल्ट के समय हम निकालेंगे। अभी फिलहाल हम एक पर्टिकुलर टर्मिनल को देखते हैं, इस वाले टर्मिनल को। तो P और Q के बीच में 12 वोल्ट आएगा, देख लेते हैं। ओम्स लॉ लगा देते हैं, यहाँ पे V = IR लगा देते हैं। तो V की वैल्यू कितना होगी, 12 वोल्ट, सॉरी 24 वोल्ट हो गई, क्योंकि ओवरऑल 24 वोल्ट है ना, 24 वोल्ट हो गई। I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है I1 की, R की वैल्यू 4 दिया होगा, तो यहाँ से आ जाएगा I1 की वैल्यू 6 एम्पियर आ गई, ठीक है। यहाँ पे 6 एम्पियर बह रही करंट। दूसरी जो हम निकाल लेते हैं, इस वाले सर्किट के क्रॉस कितनी I2 जा रही है, यहाँ भी वोल्टेज होगा V/I2R हो जाएगा। V की वैल्यू 24 वोल्ट, इसके क्रॉस भी रहेगी। R की वैल्यू यहाँ पे 6 है,
तो 6 चौक 24, I2 4 ओम हो गया। एक चीज़ देखिए, 4 ओम था तो यहाँ पे धारा ज़्यादा जा रही थी, मतलब 4 ओम था तो धारा 6 एम्पियर जा रही थी, बह रही थी। 6 ओम यहाँ पे आ गया तो धारा कम हो गई। देखने वाली हो गया, जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता है उसमें धारा की वैल्यू घटती चली जाती है। हमें पता है टोटल धारा इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। टोटल धारा 12 है। I1 हमने निकाल लिया 6 एम्पियर है, I2 भी निकाल लिया हमने 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर है I2, और I3 हमें फाइंड आउट करना है। ये 10 हो जाएगा प्लस I3, तो यहाँ से I3 की वैल्यू आ जाएगी, इधर जाके घट जाएगा तो 2 एम्पियर आ जाएगी। तो इससे 2 एम्पियर धारा जा रही होगी, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ओम्स लॉ लगा देते हैं, V इक्वल टू I3 इंटू R। V की वैल्यू यहाँ पे V 24 ही रहेगी क्योंकि पैरेलल में समान होती है। I3 की वैल्यू हमने निकाल लिया, 2 एम्पियर आ रही है। R वैल्यू R3 निकालना है यहाँ पे, तो R3 की वैल्यू हो जाएगी 12 ओम। ये आंसर आएगा आपका, समझ में आ गया अगर आपको, यहाँ पे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the effect of the circuit if A B point are sorted? कह रहे हैं कि इस तरह पैरेलल में रेजिस्टर लगे हुए हैं, अगर इस पॉइंट को हम शॉर्ट कर देते हैं तो क्या होगा। जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में करवाया, आपने देखा कि जैसे जैसे धारा की रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, धारा की मान कम होती जा रही है। जैसे कि इस वाले में, आखिरी वाले में 2 एम्पियर बह रही है क्योंकि इसका जो है धारा प्रतिरोध का मान 12 हो गया है, तो धारा कम बह रही है। यहाँ पे उसी प्रकार देखिए, जैसे प्रतिरोध यहाँ पे लगा है तो धारा यहाँ से निकलेगी हमारी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। जैसे जैसे प्रतिरोध की वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगी उसमें धारा उतना कम रहेगी, जिसमें मतलब ये धारा क्या होती है, V इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रतिरोध और धारा में अंतर ये होता है कि अगर I बढ़ेगी तो R घटेगा, अगर I घटेगी इसका मतलब R वहाँ पे ज़्यादा होगा। एक ये इसका रिलेशन होता है क्योंकि ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ से आ रहा, हमने क्या किया, एक तार ली, यहाँ से जोड़ दिया हमने, तो क्या होगा, धारा क्या करेगी कि सकरी मतलब कठिन रास्ते से इधर से भी नहीं जाएगी, इधर से भी नहीं जाएगी, इधर से सारी की सारी धारा इस तरह होकर इधर से आ जाएगी क्योंकि इसके बीच में रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो इस हिसाब से इधर मूव कर जाएगी। तो इसका जो आंसर, तो परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपतित कर दिया जाए, तो इसका आंसर होगा सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0। हाँ बिल्कुल 0 हो जाएगी क्योंकि सारी की वैल्यू इधर से निकल जाएगी, इस वजह से सारी धारा इधर से निकल जाएगी, तो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उनकी वैल्यू 0 ही मानेंगे हम, तो सर्किट रेजिस्टेंस विल भी 0 हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेजिस्टर इफ द रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या होगा? ये होता है सेंसिस्टर, टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। आइए मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से सेंसिस्टर होता है। सेंसिस्टर इस तरह लगा होता है सर्किट में, ये हमारा BJT है, यहाँ पे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। कुछ ग्राफ इस प्रकार से होता है, आप ग्राफ के थ्रू देखना चाहेंगे तो आपको याद भी रहेगा हमेशा के लिए। रेजिस्टेंस वैल्यू हो गई यहाँ पे, इधर टेम्परेचर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सपोनेंशियली इसकी वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। जैसे यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो रेजिस्टेंस एक्सपोनेंशियली बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एक काफ़ी यूज़ होता है जो स्पेशली सर्किट स्पेशल टाइप डिज़ाइन करते हैं उसमें। वायरिस्टर ऑप्शन ए दिया होता है। वायरिस्टर कुछ इस प्रकार से होता है, ये जो कुछ डिवाइसेस होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इसका सिंबल इस तरह से होता है और ग्राफ इस तरह से होता है, जैसे कि फ्लक्चुएशन से डिवाइस को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्टिवेट होता है 200-220 के वोल्ट के आसपास में, कुछ इस प्रकार से। आपका फ्यूज़ है, यहाँ पे आपने वायरिस्टर लगा दिया, यहाँ पे आपकी डिवाइस है और यहाँ से आपकी सप्लाई आ रही है। ठीक है, अगर सप्लाई आ रही है अचानक से बहुत ज़्यादा वोल्टेज सर्ज हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए एक्टिवेट हो जाएगा, सारे के सारे धारा इधर से होकर निकल जाएगी और हमारी डिवाइस बच जाएगी। थर्मिस्टर क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसकी रेजिस्टेंस घटता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका होता है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस घटता है। इसका हम गीज़र वगैरह में यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए, और सिंबल इसका इस तरह से होता है, ध्यान रखिएगा। वायरिस्टर का सिंबल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है और थर्मिस्टर का सिंबल आप यहाँ पे इस तरह से है, दोनों में अंतर देखिएगा। लाइट डिपेंडेंस रजिस्टर क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। इसमें क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है और एक्टिवेट हो जाता है। इसका इस्तेमाल मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं रोड लाइट जलाने के लिए या लाइट डिपेंडेंट कोई सेंसर बनाना उसके लिए, या उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस तरह सिंबल होता है, सिंबल भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं।
व्हाट इज द फार्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी के लिए क्या फार्मूला होगा? तो इसका जो क्वांटिटी होती है, इसका मतलब ये हो गया, आप जानते हैं जो आई इक्वल धारा का जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये पढ़ा होगा हमने कि चार्ज के परिवर्तन की दर को धारा कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है। तो मैं क्या काम करता हूँ कि धारा और टाइम को एक साथ कर लेता हूँ, यहाँ से डी क्यू आ जाएगा और यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। मैथमेटिक्स थोड़ी सी है, बिना काम किए मैं डेरिवेशन बस कर दे रहा हूँ फटाफट। तो यहाँ से क्या आ जाता है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी की उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, धारा इंटू टाइम। ऑप्शन ए करेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ से। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्शन? कंडक्शन चालकता की क्या इकाई है? तो इसका चालकता जो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आपने रो एल बाई ए पढ़ा होगा, इसका जो आता है ओम, इसका रहता है इकाई। इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब आप रेजिस्टेंस को उल्टा कर देंगे, 1/r कर देंगे, तो इसे कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस या चालकता बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर प्रतिरोध को आप उल्टा कर दिए तो इसे चालकता बोलते हैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, ओम का जस्ट महो हो जाता है, महो, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। विच वन डिफाइंस द चेंज इन द रेजिस्टेंस इन ओम्स पर डिग्री सेंटीग्रेड? ओम्स प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा प्रभावित करता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रभावित करता है। इसका फॉर्मूला होता है आर टी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको जिस पे निकालना रेजिस्टेंस, और नॉट जो शुरू में रेजिस्टेंस था 1 प्लस माइनस अल्फा टी टेम्परेचर। जो अल्फा होता है इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसे तापमान गुणक भी बोलते हैं, कहते हैं हिंदी में कोफिशिएंट बोलते हैं। ये कभी किसी केस में पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, अगर निगेटिव होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ओवरऑल टेम्परेचर पे बेस्ड ऑन रजिस्टर इंक्रीज करता है और रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, किस पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट के आधार पे। यही क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी? ये कह रहे हैं बैटरी का पोलैरिटी चेक करने के लिए आप कौन सा मतलब मेथड यूज़ करेंगे। देखिए पोलैरिटी चेंज करना है तो बैटरी क्या चेंज करना पड़ेगा हमें, उसकी वोल्टेज ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस वोल्टेज ही बताएगा। क्योंकि जो बैटरी किस इस तरह से होती है, उसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 वोल्ट मीटर हैं। जो आयरन वोल्ट मीटर होता है मैक्सिमम में जो होता है IRMS वैल्यू मेजर करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा थ्योरी चैप्टर्स में। जो पोलैरिटी चेंज करने के लिए जो वोल्ट मीटर यूज होता है उसे मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर बोलते हैं। इसके मेथड से हम इसकी बैटरी की पोलैरिटी यूज चेक करते हैं कि कौन सी पोलैरिटी प्लस होगी, कौन सी पोलैरिटी माइनस होगी। जबकि मूविंग आयरन वोल्ट मीटर होता है AC, जो हमारे जहाँ पे AC रहते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। थ्योरी पार्ट में हम इनको बारीकी से देखेंगे। जैसे कि मूविंग कॉइल जो वोल्ट मीटर कुछ इस प्रकार से होता है। आप अभी से यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ देता है कभी कभार। बाकी इनके बारे में डिटेल में मैं आपको थ्योरी पोर्शन कराऊंगा। ये मूविंग आयरन मीटर होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें सारे सिस्टम लगे होते हैं। कुल मिला के ये रहता है कि जो हमारी ऑपरेटिंग धारा रहती है इसमें पास आउट करती है। कुछ इस तरह से मैग्नेट का सिस्टम लगाते हैं जिससे कि एनर्जाइड होता है तो इस पर सिंक करती है। जब उसमें से करंट पास आउट होता है तो जो पॉइंटर मूव आउट करता है। ये थ्योरी का पोर्शन है, उसमें हम देखेंगे बारीकी से। मूविंग आयरन वोल्ट मीटर कुछ इस प्रकार से होता है। आप इसका सिस्टम दे सकते हैं। 2 कॉइल करंट कॉइल बगल बगल में लगी हुई है। यहाँ पे आप जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है या सोर्स है उसको ऑपरेट करेंगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और इसके इफेक्ट से ये मूव आउट करेगा। ये डायनमो टाइप वोल्ट मीटर होता है। डायनमो टाइप मीटर आप देख सकते हैं, इसमें करंट कॉइल है, फेज करंट कॉइल है, इस तरह से सिस्टम होता है। इसको हम थ्योरी पार्ट में देखेंगे, बस आप इसका डायग्राम देख लीजिए क्या होता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस R2? R2 रेजिस्टेंस जो है, ये वाला R2 है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा उसको निकालना है, जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। श्रेणी परिपथ में R2 में वोल्टेज पाथ क्या मान बताइए। दोस्तों हमें पता है कि इसमें हमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये पता करना है, तो हमें इसमें कितनी धारा बह रही है ये पता करना होगा, तभी जाके पता हो पाएगा। धारा निकालने के लिए हमें पता है V इक्वल टू I इंटू R होता है। V हमें पता है जो कि 50 वोल्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें R निकालना पड़ेगा। R क्या होना चाहिए, जो पूरे सर्किट में जो R टोटल रहेगा उसके हिसाब से, तो पूरी करंट I टोटल निकल जाएगी, जिसके हेल्प से यहाँ पे V टोटल हमें पता ही है 50 वोल्ट। इसके हेल्प से हम
जो धारा पता चल जाएगी, धारा इसे बहेगी और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करवाती हुई जाएगी। चलो देखते हैं इसके निकालते कैसे। जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना रहता है कुछ इस प्रकार का सर्किट बना लेते हैं। जो रहता है वोल्टेज, उसे वोल्टेज सोर्स रहता है उसे ओपन कर देते हैं और यहाँ पे पॉइंट ए बी मान लेते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स का हटा देते हैं सॉल्व करते समय। जो हमारा जैसे कि बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है, उसे वहाँ से हटा देंगे और वही करेंट सोर्स रहता है, अभी वो लेवल अच्छा है, हाई लेवल है, तो उसे शॉर्ट कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। इस हिसाब से रेजिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे 100 ओम हो गया, ये 200 ओम हो गया, ये 400 ओम हो गया और ये 300 ओम हो गया। ये सारे सीरीज में हैं तो सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो आर टोटल कितना हो जाएगा, 200, 300, 700, 1000 ओम की वैल्यू आ जाएगी। सारे जुड़ जाएंगे आपस में। कैसे जुड़ जाएंगे एक बार दिखा देता हूँ। कोई कहेगा कि सर आप जोड़ दिए, बताया भी नहीं कैसे हुआ। 200, 400 ये सब सीरीज में आपस में जुड़ जाते हैं और इनका रिजल्टेंट कितना आ जाता है, 1000 आ जाता है। 1000 पूरा टोटल है। तो हम करंट पूरी निकाल सकते हैं। V इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ है। यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है हमारी, है 50 है। I की वैल्यू हमें निकालनी है, R कितना हो गया, 1000 आ गया, ठीक है। तो I इक्वल टू हो जाएगा 50/1000, एक जीरो से एक गया और यहाँ से हो जाएगा 1/20। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। और ये धारा यहाँ से होती हुई जाएगी। जब धारा जाएगी तो इस पर्टिकुलर R2 रेजिस्टेंस पे भी वोल्टेज पास होगा, तो यहाँ पे भी V इक्वल टू आई आर लगा देंगे। V हमें फाइंड आउट करना है, इस पर्टिकुलर R2 पे कितना V आ रहा है, ड्रॉप कितना होगा। धारा हमें पता है 1/20 एम्पियर बह रही है पूरे सर्किट में, क्योंकि सीरीज में तो पूरा धारा एक सेम ही रहेगी। और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे कितनी 10 वैल्यू आ जाएगी। तो इसका रिजल्ट कितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, 10 वोल्ट का होगा। ध्यान दे के करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप काफ़ी कॉन्सेप्ट इससे सीखे होंगे। विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। सिंपल सी बात है, श्रेणी पर जो हमारे फ्यूज़ घरों में लगे रहते हैं वो किस में लगे रहते हैं, श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं। जो हमारी सप्लाई आती है घरों में इस तरह बोर्ड में, तो सप्लाई जो आती है उसमें हम फ्यूज़ को हमेशा किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में, ताकि जैसे धारा बढ़ती उड़ जाए तो पूरी करंट सर्किट की पास आउट ना हो पाए और हमारा पूरा सिस्टम बच जाए। वोल्ट मीटर कनेक्शन आप जानते हैं हमेशा पैरेलल में होता है। और इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम्स, जो हमारी लाइट घर की जो वायरिंग होती है पैरेलल कनेक्शन हमेशा होता है। शंट रजिस्टर इन मीटर मैंने दिखाया था, वो पैरेलल में लगा होता है मीटर के। बस एक ही क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा, जो हमारे घरों में जो फ्यूज वायर होता है वही सीरीज में होता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विच मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100 किलो ओम रेंज रेजिस्टेंस। 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, इसमें हम मेथड यूज करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड यूज करते हैं। अब मल्टीमीटर भी देखते हैं। मल्टीमीटर जो होता है उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का ही मेथड होता है। मैं जब आपको व्हीट स्टोन ब्रिज अच्छे से कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे मल्टीमीटर में हम व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं। और जितने भी आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं मल्टीमीटर की हेल्प से, बस वही व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड पे ही बेस्ड ऑन होता है। मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन में पोर्शन में अच्छे से करवाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं। कैल्विन जो होता है ब्रिज बहुत 1 ओम टू 0.00000 बहुत कम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर और मीटर मीटर ये क्या होता है, बस ये होता है कि आप वोल्टेज किधर कनेक्ट कर रहे हैं, मीटर किधर कनेक्ट उसमें निकालते हैं। लेकिन जब एक कांस्टेंट वोल्ट मीटर और कांस्टेंट अमीटर मेथड यूज़ करेंगे तो हाई वोल्टेज और हाई रेजिस्टेंस वैल्यू निकालने के लिए होता है, लेकिन ऐसा मेंशन किया नहीं गया है। बस यहाँ पे हमें जो सिंपल सा क्वेश्चन था 1 ओम से 100 किलो ओम तक जो होता है व्हीट स्टोन मेथड से ही हम निकाल पाएंगे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसका एसआई यूनिट क्या होती है, चलिए निकाल के दिखाता हूँ। आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अगर एल की वैल्यू जो हमारी है सेंटीमीटर में है या मीटर में, दो में हो सकती है हमारे तार की लंबाई, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं इसे, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं इसे, प्रतिरोधकता बोलते हैं। प्रतिरोधकता किसकी, जो हमारा धातु है उसकी, या फिर जो मटेरियल है, और इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो इक्वल टू लिखना पड़ेगा। रो इक्वल टू आर, ए इधर चला जाएगा, ए अपॉन एल। अगर मैं आर की क्या होती है, ओम होती है यूनिट, ऐसा यूनिट। ए की अगर मैं इस मीटर में लेता हूँ तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और एल भी मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ से मीटर कट गया, तो रो इक्वल टू हो जाएगा ओम इंटू मीटर,
आपको समझ में आएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में सेंटीमीटर में होता तो कैसे करते हैं, तो रो इक्वल टू सिंपल सी बात हो जाती है ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है एक जगह, और नीचे हो जाता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर करता है तो रो इक्वल टू हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि सर आप रो इक्वल टू RA/L कर रहे हैं तो आप इसे मीटर स्क्वायर क्यों कर दे रहे हैं, मैं उसको दिखा रहा हूँ। और ओपन करके R हो जाएगा यहाँ पे, इसे πr स्क्वायर बोलते हैं अपॉन L। जो R होता है रेडियस होता है, रेडियस होता है, रेडियस होता है, और इसकी लंबाई सेंटीमीटर या मीटर में हम इसे ले सकते हैं रेडियस को, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्वायर हो जा रहा है। बाकी जो पाई होता है कांस्टेंट होता है, तो हम इसे इसका कोई यूनिट नहीं आती है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ओम मीटर, जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखा दिया आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए। ऑरेंज ऑरेंज, रेड रेड, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये था। कोडिंग मैंने सिखाया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो टॉलरेंस होता है मैंने आपको बताया था, गोल्ड की वैल्यू होती है टॉलरेंस में ±5% होता है, और सिल्वर की जो होती है उसका वैल्यू होता है 10%, ठीक है, ±10%। तो यहाँ पे जो हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज की हमारी कोडिंग 3 है, 3 हो गई, दूसरी भी 3 हो गई, और तीसरा जो होता है मल्टीप्लायर होता है, ऑरेंज के बाद रेड मल्टीप्लायर है। तो रेड मल्टीप्लायर है तो रेड की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था 10⁻² हो जाएगा ओम, ±5% ओम, इस तरह हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर है यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, सिल्वर है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से हो जाएगा 3300 ओम ±10% ओम, या तो फिर इस तरह लीजिए 3300 ±10% ओम, ये एग्जैक्टली रहेगा। ऑप्शन आपका कौन सही है, ऑप्शन बी सही है, इसका मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। और आप बारीकी से देख सकते हैं, इसका सिंपल सा मेथड होता है, इस तरह से कलर कोडिंग होती है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट गोल्ड सिल्वर। देखिए जो मल्टीप्लायर इनके नहीं होते हैं, सिल्वर और वाइट के मल्टीप्लायर नहीं होते हैं, बाकियों के मल्टीप्लायर होते हैं। जो पहली और दूसरी पट्टी होती है एज इट इज़ उनको हम जो कोडिंग रहती है उनकी वैल्यू लिख देते हैं, जो तीसरी पट्टी होती है उसे गुणा कर देते हैं मल्टीप्लायर से, और जो सबसे दूर पे जो रहता है इन तीनों पट्टियों से सबसे दूर जो रहता है टॉलरेंस होता है, फिर हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। अगर ये 5 पट्टियाँ हैं, जो 5वीं पट्टी रहती है जो टॉलरेंस सबसे दूर रहता है, बाकी साथ साथ रहते हैं, तो इसमें 3 कोडिंग हम डायरेक्ट लिखेंगे, 3 इसकी जो कोड आएगी, और चौथा जो रहेगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे मल्टीप्लायर हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन है, ग्रीन का कोड कितना है, यहाँ पे ग्रीन का कोड 5 है, मैंने 5 लिख लिया। ब्लू का कोड कितना है, 6 है, 6 लिख लिया। उसके बाद येलो जैसे मैंने लिख लिया 5 6, येलो क्या रहेगा, मल्टीप्लायर आएगा, मल्टीप्लायर कितना है यहाँ पे 10 किलो ओम। और यहाँ पे जो है गोल्ड का है, तो गोल्ड का कितना होता है, ±10% होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 560 किलो ओम गोल्ड का 5% होता है, यहाँ पे देखिए 5% है गोल्ड का, तो गोल्ड का 5% ओम आ जाएगा। इस तरह वैल्यू आती है इसकी, समझ गए होंगे आप, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको, यही होती है। और अगर 4 है, 4 वाले पट्टी वाले हैं, तो देखिए रेड का कितना होता है, कोड 2 होता है, रेड का मैंने 2 कोड ले लिया। जो हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज का कोड 3 होता है, तो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू ले ली। और जो हमारा वायलेट है उसका 7 होता है, 7 ले लिया हमने, ठीक है। तो 2 3 7 हो गया, और मल्टीप्लायर लाएंगे, मल्टीप्लायर क्या, ब्लैक है, ब्लैक का मल्टीप्लायर 1 होता है, मैंने सिखाया था 10⁻, आप 0 रखिएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कोड रख देते हैं 10 के पावर में, वही मल्टीप्लायर आता है। और यहाँ पे वायलेट क्या हमारा है, मल्टीप्लायर टॉलरेंस है, तो इसकी वैल्यू +10% हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से 237 237 इंटू 1 ही रह जाएगा, ±10%, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको जो इसकी बारीकी है मैंने उसको समझा दिया। चलिए देखते हैं, What is the purpose of the shunt resistor are to use in series type ohm meter circuit? श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग होता है। जो यहाँ पे R2 है शंट प्रतिरोध, इसका क्या मतलब होता है। देखिए जो हमारा ये जो ओम मीटर है, ये सीरीज टाइप ओम मीटर है, इसमें शंट में हम एक रजिस्टर लगा देते हैं, दिख रहा है जो यहाँ पे। इसका बस ये रहता है कि जो हमारा जो पॉइंटर रहता है ना, उसको 0 पे रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
ये कैसे करता है पूरा, इसके पीछे काफ़ी प्रिंसिपल है, काफ़ी थ्योरी है। जब हम थ्योरी क्लास अटेंड करेंगे तो उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये ऑब्जेक्टिव लेक्चर है, एमसीक्यू कर रहे हैं तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, सी होता है। बस इतना याद रखिएगा, जो पैरेलल में इसके रहता है सीरीज़ में जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस, सीरीज और टाइप ओम मीटर में वो क्या करता है, जो पॉइंटर रहता है उसको 0 पे मैनेज करता है। विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इफेक्ट द हीट जनरेटेड इन कंडक्टर, कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। तो उसका दिया है कि कौन सा जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें कौन गर्माहट लाता है, कौन ऊष्मा प्रोड्यूस करता है, उसकी वैल्यू इन्होंने कहा है कि वोल्टेज होता है, करंट का स्क्वायर होता है, रेजिस्टेंस का स्क्वायर होता है, करंट पास थ्रू इट, मतलब वोल्टेज धारा का वर्ग, प्रतिरोध का वर्ग, उससे प्रभावित धारा। तो इसका जो ऑप्शन होता है क्या होता है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, गर्मी ऊष्मा प्रोड्यूस होती है, स्क्वायर ऑफ करंट की वजह से होती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे आप जानते हैं P इक्वल टू पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, पावर इक्वल टू V इंटू आई होता है पावर। और इसे अगर हम जब उष्मा के रूप में आते हैं तो यही पावर जो हीट के रूप दिखाता है, हीट रूप ले लेता है, V इक्वल टू आई हो जाता है। हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। और यहाँ से अगर हम V की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आई, तो यहाँ से हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो हीट जो है किसके समानुपाती हो जाती है, हीट किसके समानुपाती हो जाती है, आई स्क्वायर। जितनी ज़्यादा धारा होगी उसी के हिसाब से, उसके स्क्वायर के हिसाब से हीट जनरेट होगी उस पर्टिकुलर कंडक्टर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, स्क्वायर ऑफ द करंट। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल, चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए। चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जैसे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है और ये कह रहे हैं कि आप इसका जो डायमीटर उसको डबल क्रॉस सेक्शन एरिया, डायमीटर नहीं क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हम डबल करते हैं तो क्या पड़ता है फ़र्क। देखिए क्या है यहाँ पे आर की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है आर इक्वल टू आप रो एल बाई 2a कर दीजिए, ठीक है। आर डैश एक नया जो रेजिस्टेंस है उसकी बात कर रहे हैं, आर डैश जो नया एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये होती है ना, ए वाली एरिया, इसको दोगुना करने के लिए बोल रहे हैं, इसको बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो नॉर्मल होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, लेकिन नया है जो इन्होंने केस दिया हुआ है कि आप क्रॉस सेक्शन एरिया इसको डबल कर दो फिर रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है मैंने कर दिया, आर डैश इक्वल टू रो एल को एज इट इज रहने दिया और एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसको दोगुना कर दिया हमने। तो हमने देखा आर डैश इक्वल टू जो हमारा इक्वेशन इसे हम 1 मान लेते हैं, तो वैल्यू रख देते हैं लाके, रो एल बाई ए को क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन 2 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी। ऑप्शन देखते कौन सा सही है, डिक्रीजेज बाई 2 टाइम्स, 2 गुना कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन। उसकी जो प्रतिरोध की वैल्यू जो है आधा हो जाएगा। What is the resistance of light dependent resistor LDR? If the intensity of light increase, light dependent resistor का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। LDR मैं आपको समझाया था, लाइट डिपेंडेंट LDR जो होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है। LDR पे आइए, LDR की ये होती है कि जो बनता किससे है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से इसको बनाते हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि जब इस पर लाइट गिरती है कुछ आपको मैंने इसका जो है रिप्रेजेंटेशन भी दिखाते इस तरह रहता है। इस पर जब लाइट गिराते हैं तो क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है, प्रतिरोध की वैल्यू बहुत घट जाती है और कंडक्ट करने लगता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रतिरोध पूछा था कि प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध उसका घटता है तभी कंडक्ट करने लगता है। जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, जो हमारे यहाँ गलियों में लगी होती हैं, जो ऑटोमेटिक होती हैं, LDR पे डिपेंडेंट होती हैं, मैं थ्योरी क्लास में उनको बारीकी से बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द DC सप्लाई, DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। पावर जो अगर DC सप्लाई हमारी है, DC सप्लाई आप ले लीजिए, इस तरह कह दिया कि अगर आपके मान लीजिए कि DC सप्लाई आपने दिया हुआ है यहाँ पे V है प्लस R, तो कह रहे हैं कि पावर क्या होगा, तो हमने पहले ही पढ़ा दिया P इक्वल टू होता है V इंटू आई, आर आई होता है।
तो जो हमारा पावर होता है उसका जो फार्मूला डीसी सर्किट में उसका फार्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, पावर इक्वल टू वोल्टेज और धारा के मल्टीपल होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। धारा और वोल्टेज का क्या होता है, गुणनफल होता है। कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वॉट 250 वोल्ट रेटेड लैम्प 200 वॉट स्लैश 250 रेटेड लैम्प के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। गर्म प्रतिरोध निकालना है, मतलब रेजिस्टेंस निकालना। हम जानते हैं P इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है। और हम जानते हैं जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ बताता है हमें, क्या कहता है कि V इक्वल टू आई आर होता है जी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकाल लेंगे, V बाई आर हो गया जी। ला के यहाँ पे रख देंगे, V अपॉन आर हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर हो जाएगा, यहाँ पी हो जाएगा। त्रिया गुणा कर देंगे, आर इधर लाते हैं, आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी, सॉरी पी होगा यहाँ पे, पी हो जाएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू वी दिया हुआ है 250 गुणे 250 अपॉन 200, यहाँ से ही कट गया। और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 2। जब डिवाइड करेंगे 2 3 6 0, उसके बाद 1 आएगा, 2 3 वह यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 312.5 ओम। 312.5 ओम। ओम लिखा नहीं है यहाँ पे, राइट डाउन कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। अगर मान लीजिए सर्किट इस तरह करके है और यहाँ पे ओपन हो गया है, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमें सप्लाई दे रखी है, V है, यहाँ पे R है, इसमें धारा I आ रही है। तो यहाँ का प्रतिरोध पूछ रहा है क्या होगा जी। जब ओपन हो जाता है, जैसे नदी हो गई, आप इधर से हाईवे से आ रहे हो, रास्ते से आ रहे हो, तो इसका प्रतिरोध क्या है, अनंत हो जाएगा। आप इसको पार नहीं कर पाओगे बिना ब्रिज के। तो अगर ब्रिज नहीं बना हुआ तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आपके रास्ते में रुकावट कितना, अनंत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। Which resistor the lowest current flow in parallel circuit having the value of connected इतना। मैं इसको आपको बता चुका हूँ कि जैसे कि मेरा इस तरह करके रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, 4 रजिस्टर को बता दिया इन्होंने। मैंने गणना करके बता दिया पीछे वाले क्वेश्चंस में कि अगर रजिस्टर इस तरह लगे हुए हैं 2 टर्मिनल के बीच में, यहाँ पे हमारी सप्लाई लगा देते हैं, प्लस माइनस वी वोल्ट लगा देते हैं, इसमें धारा आई भेज दिया हमने। पहला हमने 50 ओम ले लिया, दूसरा 220 दिया है, तीसरा 450 ओम दिया रजिस्टर, और 560 ओम रजिस्टर दिया है। धारा यहाँ आएगी, इसमें भी आएगी I1 I2 I3 I4। हम जानते हैं V इक्वल टू होता है I इंटू आर, ठीक है। V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। और ये भी हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है कहीं पे, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे अब I बढ़ेगी, किस कंडीशन बढ़ेगी, जब R की वैल्यू घटेगी, तभी तो कांस्टेंट रहेगा। एक बढ़ेगा एक घटेगा, तभी तो कांस्टेंट रहेगा V की वैल्यू, तभी तो V की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तभी तो V की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से V की वैल्यू कांस्टेंट हम ला देंगे, V की वैल्यू हम कांस्टेंट ला देंगे। ये जैसे आप जब यहाँ पे I की वैल्यू बढ़ाएंगे तो V की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी। और अगर यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं हम, यहाँ पे हम रिवर्स क्या कर देते हैं, हम जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पे I को घटा देते हैं, R को बढ़ा देते हैं, उस कंडीशन में भी कांस्टेंट आता है, उस कंडीशन में हमारी वैल्यू कांस्टेंट आती है। आप यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये हो गया I जो है व्युत्क्रमानुपाती R होती है, I जो है व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है, R की होती है। तो जैसे जैसे आप I बढ़ाएंगे R की वैल्यू घटेगी, या तो फिर ये कह सकते हैं कि जब R की वैल्यू आप बढ़ाएंगे, जब R की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो इसकी I की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इसमें सबसे कम जाएगी, इसमें उससे भी कम जाएगी, इसमें उससे भी कम जाएगी, और इसमें सबसे ज़्यादा I का प्रभाव होगा, इसमें सबसे ज़्यादा I का प्रभाव होगा। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका होगा, कह रहे समांतर परिपथ में किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा जाएगी, किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा जाएगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी से धारा की वैल्यू कम जाएगी, उस वाले पार्ट से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सही 560, इसका आंसर है डी पार्ट, इसका आंसर है डी पार्ट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर? ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आप याद रखिएगा, 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है वैल्यू, जो R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो जो कॉपर की कंडीशन में रो की वैल्यू कितनी होती है? 1.2 माइक्रो, माइक्रो इस तरह लिखते हैं, माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? R इक्वल टू आप जानते हैं रो एल बाई ए होता है, ये तो हम सबको पता है। तो ये किससे? रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती पूछ रहा है, तो R जो होते हैं समानुपाती L के होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो ये रो है। बाकी L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है, और R के व्युत्क्रमानुपाती एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, जो R के व्युत्क्रमानुपाती ए है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के लिए बोले, और कोई डाउट है तो कमेंट करिए, या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।